रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बाहर निकलते हैं एंड आते हैं बेटा आपके फेवरेट चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं बेटा इवोल्यूशन। इसमें अपने को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ पे, कौन सी अलग अलग थ्योरीज है इवोल्यूशन की, इन सारी चीज़ों को अपन देखते हैं बेटा इस चैप्टर में। अगर वेटेज की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप ऐसे बोल सकते हो हर बार 3 से लेके 4 एमसीक्यू पक्के होते हैं बेटा। एंड इसमें एक बहुत स्पेसिफिक एरियाज में से ही क्वेश्चन आता है बेटा। जैसे कि मैं बात करूँ ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्के में रहना ही रहना है। इसके अलावा होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स लिख लीजिए आप, ये एनसीईआरटी में ही आपकी सबसे पहले रहेगा बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन। इसके ऊपर फॉर श्योर क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, या फिर टोंग चाइल्ड, टोंग बेबी बहुत अलग-अलग टाइप के एमसीक्यू आते हैं बेटा, होमो सेपियंस से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नंबर 2 जिस टॉपिक से आता है बेटा वो है आपका होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से तो एमसीक्यू रहता ही है। ठीक है, थर्ड रहेगा बेटा अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, डार्विन फिंचेस या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद आपका रहेगा राइट हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम पे भी आजकल बहुत देखा गया है बेटा। हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम पे भी क्वेश्चन आ चुका था 2019 में। और दो एक एक और चीज़ है, जो ग्राफ है ना, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक है बेटा स्टेबलाइजिंग ग्राफ होता है, एक डायरेक्शनल ग्राफ होता है एंड एक जो होता है डिसरप्टिव ग्राफ होता है बेटा। इन पांचों में से ही कोई ना कोई एक एमसीक्यू रहता है बेटा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है बेटा अपने को देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई थी, ठीक है? इसमें यूनिवर्स कब बना था, इसके बाद अर्थ कब बनी थी, सन कब बना था, ये सारी चीज़ें अपने को क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ में आएगी बेटा, ठीक है? उसके बाद ओरिजिन लाइफ फॉर्म थ्योरी, ठीक है? तो कौन सी थ्योरीज़ हुई थी, अबायोजेनेसिस थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी, अलग-अलग थ्योरीज़ क्या-क्या कंट्रीब्यूट करती है कि कैसे ओरिजिन हुई होगी लाइफ अर्थ पे, ये सारी चीज़ें थ्योरीज़ है। पैनस्पर्मिया थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है बेटा, केमिकल थ्योरी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें थ्योरीज़ अपने को पढ़नी है, ठीक है? व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैसे पता चला कि डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे उस टाइम पे, तो आपको पता है बेटा कि अपने को उसके फॉसिल्स मिले, ठीक है? तो इवोल्यूशन, फॉसिल, उसके बाद उनके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है? होमोलोगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सारे एविडेंसेस होते हैं बेटा, ठीक है? इसके बाद अडेप्टिव रेडिएशन, जैसे कि डार्विन फिंचेस के बारे में अपन बताएंगे। अडेप्टिव रेडिएशन करते हैं, एक ही जगह से निकले लेकिन अलग अलग जगह पे वो पहुंच गए, ठीक है बेटा? तो इसको भी अपन देख लेंगे। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कैसी लाइफ फॉर्म इवॉल्व हो रही है, ठीक है बेटा? इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, तो बहुत सारी इसमें थ्योरीज भी अपन देखेंगे बेटा कि किस तरह से होती है। इसके बाद हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 का जो इक्वेशन आता है बेटा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, कौन सी जॉलेस फिशेस कब आई थी, उसके बाद डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए थे, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। अडेप्टिव रेडिएशन में से आएगा बेटा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। तो नंबर एक होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स, दैट कम्स अंडर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। दूसरा आएगा अडेप्टिव रेडिएशन, तीसरा आएगा बेटा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, चौथा आएगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसके बाद जो मैंने आपको स्टेबलाइजिंग ग्राफ वाला बोला था, नेचुरल सिलेक्शन के 3 प्रकार जो है, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव एंड डायरेक्शनल। इसके अलावा भी एक चीज़ है, इसमें एक लिख लो, हर बार का है, ह्यूगो डिवारिस को मत भूलो। ह्यूगो डिवारिस का पता नहीं ये जो एनटीए वाले हैं या जो एग्जाम सेट करते हैं, ये ह्यूगो डिवारिस के वंशज है क्या, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन ह्यूगो डिवारिस को वो छोड़ते नहीं है, एक ना एक एमसीक्यू जरूर रखते ही है बेटा इसके ऊपर, ठीक है? चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, ठीक है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, इसको फेंक डालो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है? बस इतना याद रखिए बेटा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं,
इस चीज़ की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब एक बार लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, फिर उसका चेंज होगा। मतलब पहले वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा होगा, फिर मल्टी सेलुलर बना, फिर फिशेस बनी, फिर फिशेस से एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मैमल्स, एंड मैमल्स के फिर 16 ऑर्डर आते हैं बेटा। ठीक है? तो किस तरह से वो इवॉल्व हुआ होगा, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ये सारी चीज़ों को अपन किस में पढ़ते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, किस तरह के लाइफ फॉर्म अपने अर्थ पे पाए गए हैं, इस चीज़ की स्टडी को अपन बोलते हैं बेटा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है? तो उस टाइम पे किस तरह के फ्लोरा एंड फौना रहे होंगे, इस सारी चीज़ों को अपन देखते हैं बेटा। ठीक है? चलिए, तो इतना समझ में आ गया है। ओके? चलिए बेटा, थोड़ी-सी चीज़ों को एक हल्का-सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ बेटा, कि व्हेन वी आर लुकिंग एट क्लियर स्काई, वी आर लुकिंग इनटू द बैक ऑफ द टाइम। आपको पता है बेटा, स्टेलर डिस्टेंसेस मतलब तारों के बीच में, आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि ये एक स्टेलर डिस्टेंस है एंड ये आपकी अर्थ है। तो जो आप तारा देख रहे हो ना, ये लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है? डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस की यूनिट क्या है? लाइट ईयर। मतलब अगर लाइट की स्पीड से यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है? लाइट ईयर होता है बेटा। ठीक है? एंड ये तारे की जो लाइट है, आपकी आंखों तक, अर्थ तक आ रही है, उसके लिए हजारों साल निकल जाएंगे। मतलब इस समय अपन जो तारे देख रहे हैं ना, तारे सितारे देख रहे हैं, ये उनकी 1000 साल पहले की अवस्था है। आज की डेट में तो वो तारे टूट के बिखर के गिर गए होंगे। इसलिए तो यहाँ पे बोला गया है, व्हेन वी सी एट देम, सराउंडिंग में अपन देखते हैं, व्हेन वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट, मतलब अपन उसकी एक्चुअली करंट सिचुएशन को नहीं देख रहे। आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले वो कैसा तारा दिखता होगा, इस चीज को अपन देख रहे हैं बेटा। ठीक है? एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन इज ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ लाइफ होना एक बहुत ही यूनिक इवेंट है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है सोलर सन से बहुत एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ही लाइफ यहाँ पे ओरिजिनेट हो पाई है। ठीक है? तो ये बहुत यूनिक इवेंट है बेटा। आज की डेट में नई स्पीशीज नहीं बन सकती है, न्यू लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। आज की डेट में जो ऑलरेडी लाइफ है, वही इवॉल्व होते जा रही है। ठीक है बेटा? तो पहले फिशेस थे, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, ऐसे कंटिन्यूअसली लाइफ फॉर्म इवॉल्व होते जा रहा है बेटा। ठीक है? अच्छा, एक दो चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिख लीजिए बेटा आप, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, कि आपको अगर कोई पूछे कि जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स जो है, ये होता है बेटा 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है? उसके बाद ये जो सन है, सन जो है बेटा 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। उसके बाद इस पे जो अर्थ है, अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। एंड इसमें जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, वो हुई है 4 बिलियन ईयर अगो। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.5 बिलियन ईयर, क्योंकि लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए जो सूटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड थे बेटा, वो बाद में आती गई। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपको पता है बेटा कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। बिग बैंग थ्योरी को आपको ऐसा बताया गया है कि एक थर्मोन्यूक्लियर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा, वो थे अबे लेमैट्रे। ठीक है? अबे लेमैट्रे। तो इन्होंने इस चीज को दिया था बेटा 1931 के आसपास। ठीक है? बहुत सारी बुक में 1950 भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो मोर करेक्ट ऑप्शन 1931 रहेगा बेटा। ठीक है? चलिए, तो इतना अपन देख चुके हैं इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा। आपको दिखाई दे रही है, द यूनिवर्स इज वेरी वेरी ओल्ड, अराउंड 20 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है बेटा? तो ये 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी जो किसने दिया था बेटा? अबे लेमैट्रे ने दिया था। उसने बताया कि कैसे लाइफ मतलब एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा एंड इससे बहुत सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई होगी करके। ठीक है? द यूनिवर्स एक्सपांडेड एंड हेंस टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। तो सबसे पहले फॉर्म्ड होने वाले एलिमेंट्स में आप ऐसे बोल सकते हो, हाइड्रोजन एंड हीलियम थे बेटा। अपनी जो आकाश गंगा है, जिसको अपन बोलते हैं मिल्की वे, जो अपनी गैलेक्सी है, उसको मिल्की वे या आकाश गंगा बोलते हैं बेटा, फॉर्म्ड हो गई थी। उसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ ओरिजिनेट हुई थी एंड लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 4 बिलियन ईयर अगो। ठीक है बेटा? एंड अर्ली एटमॉस्फेयर पे आपको पता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर एट अर्ली अर्थ,
वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यही सारी चीजें थी जो इनिशियल अर्थ पे प्रेजेंट थी, इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है बेटा कि उसके बाद अमोनिया ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं मीथेन एंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एंड ओजोन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ओजोन का भी फॉर्मेशन हुआ है बेटा कि ऑक्सीजन कंबाइन होते गई एंड O3 का फॉर्मेशन हुआ। फ्री ऑक्सीजन जब नहीं थी तो O3 फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे क्या बोला है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, तो 4 बिलियन ईयर बैक आपको लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है बेटा, इसके बाद बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज के बारे में यहाँ बताया गया है बेटा कि कैसे कोई ग्रीक थिंकर था, अबायोजेनेसिस की जो थ्योरी है, ये पूरा आपको इस वाले पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके इन सारी चीजों को अपन देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो मैंने पहली थ्योरी अंडरलाइन की है, जिसको आप बोल सकते हो फर्स्ट थ्योरी जो यहाँ पे बोली गई है, वो है ग्रीक थिंकर्स ने दिया था बेटा पैनस्पर्मिया थ्योरी, या इसको कॉस्मिक थ्योरी भी बोलते हैं, या इसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी भी बोलती है, कभी कभी इसको एलियन थ्योरी भी बोलती है। वहां पे क्या बोला गया है बेटा कि इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रिचर एंड हेल्म होल्स। ठीक है, हेल्म होल्स, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को दिया था इनिशियली। एंड आज की डेट में भी ये जो पैनपर्मिया थ्योरी है बहुत फेमस है, ऐसा बोल सकते हो कि ये लोग क्या मानते हैं कि इनिशियल डेज में जो ह्यूमन डीएनए है, कहीं तो भी एलियन आया होगा, यूएफओ आया होगा, एंड वहां से जो उनके स्पोर रिलीज होंगे, उनके डीएनए के पार्टिकल्स रिलीज होंगे होंगे थ्रू मीटियोराइट एंड अर्थ पे आए होंगे, एंड वहां से ही ह्यूमन डीएनए बना हुआ है। तो इस थ्योरी को बोलते हैं बेटा पैंसपर्मिया थ्योरी। ठीक है, लेकिन लॉजिकली ये अपने को सही नहीं लगती है, इस थ्योरी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आता है बेटा कि दूसरी जो थ्योरी थी वो देने वाले साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसमें फादर सुआरेस का जो गॉड स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है बेटा, वो थोड़ी देर में आने वाली है, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, अभी नहीं है वो थ्योरी, लेकिन उसके बाद जो आई थी वो आई थी बेटी थ्योरी अबायोजेनेसिस की। ठीक है, या अबायोजेनेसिस भी बोल सकते हो। ये जो सेकेंड थ्योरी है वो है अबायोजेनेसिस की थ्योरी, या आप इसको बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। क्या बोल सकते हैं अपन, इसको अपन बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, इसको तीन साइंटिस्ट ने बहुत सपोर्ट किया था बेटा। एक थे वॉन हेलमोंट। ठीक है, इसके बाद एरिस्टोटल ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया था बेटा। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट थे उस टाइम पे कि जो इस थ्योरी को बहुत मानते थे। ठीक है, एरिस्टोटल, इसके बाद वॉन हेलमोंट, इन लोगों ने बहुत अ, इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। बोला था इन्होंने, जो वॉन हेलमोंट था उसने तो ये बोला था कि अगर आप चूहे सॉरी पसीने वाली कमीज को गेहूं के बॉक्स में डाल के रख देते हो तो 21 दिन में उसमें से चूहे पैदा हो सकते हैं करके, जो कि थ्योरी गलत थी। उन्होंने बोला कि जो रॉ है, स्ट्रॉ मड है, कीचड़ वगैरह है, रॉटिंग मैटर होता है, इससे भी चीज़ें, नॉन लिविंग चीज़ें पैदा हो सकती है, लिविंग चीज़ें पैदा हो सकती है करके। ठीक है बेटा, लेकिन ये भी थ्योरी बाद में गलत साबित की। इसको गलत साबित करने वाले जो थे वो थे थर्ड नंबर के। देखिए अभी थर्ड नंबर पे आ चुके हैं अपन। थर्ड नंबर की जो थ्योरी है, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी एंड स्प्लेनेंजिनी। इन दोनों ने एक ही तरह का एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। इन लोगों ने क्या किया था कि जार लिया था, एक तीन तरह के जार लिया था। एक में मीट डाला था, उसको कवर कर लिया था, दूसरे वाले में भी मीट डाला था, तीसरे में भी डाला था, सेकंड वाले को कॉटन शीट से कवर किया था एंड तीसरे वाले को खाली रखा था, मतलब ओपन टू एयर रखा था। एंड उसके बाद देखा था कि द फ्लास्क विच वाज ओपन टू एयर वाज अरोज्ड विथ यीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वही देखा था कि जो न्यू लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो कहाँ से आई थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ हुई थी, नॉन लिविंग चीजों से कहीं ना कहीं लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती। तो दे डिस्प्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड। ठीक है बेटा, तो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, बायोजेनेसिस की। बट बात ये थी कि लाइफ पहली बार ओरिजिनेट कैसे हुई ये बताने की जरूरत थी। तो दे couldn't explain कि how first life came into existence।
ठीक है? तो ये चीज़ नहीं बताने की वजह से भी उनकी थ्योरी मानी तो गई, लेकिन पूरी तरह से लॉजिकली सही नहीं बैठती थी बेटा, ठीक है? इसके बाद एंट्री होती है सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे फेमस एंड जो सही भी है थ्योरी, जो कि है बेटा ओपेरिन एंड हेल्डाने, ठीक है? और अच्छा एक और बात बता दो बेटा कि ये जो था आपका अ राइट, लुईस पास्चर ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, इसको बोलते थे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था बेटा। इसने क्या किया था कि यहाँ पे दो फ्लास्क लिए थे एंड सेम मटेरियल डाला था, लेकिन ठीक है, एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर सेम मटेरियल डाला था। क्या मटेरियल डाला था उसने? आपको पता है बेटा, हीट किल्ड यीस्ट उसने डाला था बेटा, हीट किल्ड यीस्ट को, ठीक है? व्हाइल अदर अनदर वाज ओपन, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेटा कि हीट किल्ड ये इसको डाला था करके एंड थोड़ी दिन के बाद 14 दिनों के बाद उसको जब तोड़ा गया तब उसमें जो सरफेस थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री रोक दी गई थी पहले यहाँ पे एंड बाद में जब 14 दिनों के बाद उसने उसके नेक को तोड़ा गया तो फिर से प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ने उसके सरफेस पे चिपक के जो मीट ब्रॉथ था या जो हीट के लीस्ट था उसको सड़ाने का काम किया था बेटा, ठीक है? तो इससे भी वो प्रूफ कर किया उसने कि कहीं न कहीं जो अ, अबायोजेनेसिस की थ्योरी है वो गलत है, ठीक है? चलिए तो इतना अपने को समझ में आ चुका है बेटा। चलिए इसके बाद देखते हैं ओपेरिन एंड हेल्डाने की थ्योरी देखते हैं। इसी को बोला जाता है बेटा मॉडर्न थ्योरी। ओपेरिन एंड हेल्डाने की ही थ्योरी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न थ्योरी, या इसको ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी भी बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी, ठीक है बेटा? इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल थ्योरी, ठीक है? या फिर आप इसको बोल सकते हो प्राइमरी अबायोजेनेसिस की थ्योरी, प्राइमरी अबायोजेनेसिस, ठीक है? प्राइमरी अबायोजेनेसिस की भी थ्योरी, या इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरलिस्टिक थ्योरी, ठीक है? तो बहुत सारे नाम है भैया, इसके नाम लिख लीजिए। नेचुरलिस्टिक थ्योरी, एक तो नाम है नेचुरलिस्टिक थ्योरी, प्राइमरी अबायोजेनेसिस की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है बेटा? मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है इसको। इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी बोलते हैं, केमिकल थ्योरी बोलते हैं, इसके बाद ओपेरिन एंड हेल्डाने थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है? एक दो चीजें हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे कि आपको एक बात बता दो बेटा कि जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हेल्डाने ये जो थे, हेल्डाने डाइड इन इंडिया, हेल्डाने डाइड इन इंडिया इन 1964, ठीक है? और इन्होंने ओडिशा भुवनेश्वर में आके सेटल हुए थे बेटा ये। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एम्स में एक बार कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे कि जो ब्रिटिश थे एंड उन्होंने इंडिया आके सेटल हुए थे ओडिशा भुवनेश्वर, तो उनका नाम था बेटा हेल्डाने। ओपेरिन के बारे में एक याद रखिए कि ओपेरिन ने 1936 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? तो केमिकल थ्योरी, देखिए एक और बात बता दूं बेटा कि ये जो केमिकल थ्योरी तो इन्होंने दी है ओपेरिन एंड हेल्डा ने, तो इन्होंने सिर्फ थ्योरी दिए थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए थे इस चीज को। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने का काम मिलर एंड यूरे ने किया था, ठीक है? चलिए तो इन्होंने क्या किया था, ओके चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ओपेरिन रशियन एंड हेल्डा ने इंग्लैंड प्रपोज द थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट pre-existing life, non-living organ molecules that could have originated the life, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है उन्होंने कि अर्थ के इनिशियल जो एटमॉस्फेयर था, प्रीबायोटिक सूप था, उसमें मीथेन, अमोनिया ये सारी चीज़ें रही होंगी एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था एंड जब ये कंबाइन हुई, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स ये सब कंबाइन हुए एंड इनके अंदर लाइटनिंग गिरी एंड यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, लाइटनिंग रही होगी एंड इसके अंदर वाटर रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कूल डाउन होने के बाद इनमें से बहुत सारे आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे मॉलिक्यूल्स निकले होंगे जैसे कि शुगर, फिर फैटी एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए ये सारी चीज़ें बनी होगी एंड इसी से आज की डेट में मॉडर्न मैन बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपके बॉडी का हर सेल जो है वो कैसे बना हुआ है? वो आरएनए, डीएनए, इसके बाद इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं बेटा? इसमें आपके प्रोटीन, फैट सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? तो इस तरह का उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, एक थ्योरी दी थी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ नहीं
कर पाए थे। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की ज़िम्मेदारी ली थी बेटा मिलर एंड यूरे ने, ठीक है? तो मिलर एंड यूरे आपको पता है बेटा, यूरे जो थे उनके गुरु थे एंड जो मिलर थे उनके स्टूडेंट थे। इन लोगों ने एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जैसा अर्थ जैसा एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की था बेटा। एंड वहाँ पे क्या-क्या लिया था इन्होंने? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, इन सारी चीज़ों को ओशियनिक वाटर को गर्म करके 800 डिग्री सेल्सियस पे 7 से 8 दिनों तक इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट चलाया था एक बंद लैब के अंदर। एंड इसके बाद जब उस का जब केमिकल एनालिसिस किया गया था उस इसका सॉल्यूशन का, तो पाया गया था कि उसके अंदर बहुत सारे सिंपल सॉल्यूशन मिल चुके हैं बेटा। ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, सिंपल शुगर, ये सारी चीज़ें फॉर्म हो चुकी है। मतलब कहीं न कहीं केमिकल से ही अपन बने हुए हैं। इस थ्योरी को उन्होंने 110% प्रूव कर दिया। अब कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मीथेन इज़ टू अमोनिया इज़ टू हाइड्रोजन का क्या रेशो रहा होगा उस एक्सपेरिमेंट में? तो इसका रेशो है बेटा 2:1:2। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एम्स में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, ठीक है? तो इसको अपन याद रखेंगे। कभी-कभी मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को एक अल्टरनेट नाम है बेटा साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? चलिए तो इसको भी याद रखेंगे। 2 चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए बेटा कि 1953 में मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो साइंटिस्ट थे मिलर एंड यूरे थे, इलेक्ट्रोड को डाला गया था, 1 वीक तक ये एक्सपेरिमेंट चला गया था बेटा। इसको स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस भी बोला जाता है बेटा। एंड मीथेन इज़ टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन का रेशो था 2:1:2। द नॉन सेलुलर, देखिए सेलुलर की बात नहीं कर रहा है, नॉन सेलुलर लाइफ की बात कर रहा है। वो अराइज हुई थी बेटा 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है? तो जो सेलुलर लाइफ फॉर्म है ना, वो 2 बिलियन ईयर अगो है, ठीक है? सेलुलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर अगो, नॉन सेलुलर वो जो लाइफ फॉर्म है वो 3 बिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि अपन मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था, ये इसको अपन बोलेंगे बेटा फ्लास्क नंबर 1, इसको अपन बोलेंगे फ्लास्क नंबर 2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो फ्लास्क नंबर 1 है, यहाँ पे ओशनिक वाटर को लिया गया था एंड उसको बॉयल किया गया था, ठीक है? इतना बॉयल किया है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ पे पहले उसको 800 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ये किया गया था। उसकी जो वेपर थी उसको डाला गया था एंड ये जो वेपर्स थी फिर इस डायरेक्शन में चली गई बेटा, ठीक है? फ्लास्क नंबर 2 में चलेगी। फ्लास्क नंबर 2 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मीथेन इज़ टू अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे एंड इन दोनों का कंडेंसेशन हुआ एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा इलेक्ट्रोड भी डाले हुए हैं। तो आपको पता है इनिशियल अर्थ पे इलेक्ट्रोड लाइटनिंग भी रही होगी एंड इसकी वजह से यहाँ पे एक मिक्सचर बन चुका होगा चीज़ों का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कंडेंसर भी है। तो अब ये जो गैस बनी है इसको कंडेंस किया गया एंड कंडेंस करने के बाद इससे क्या बने? वाटर ड्रॉपलेट्स हुए, मतलब लिक्विड बना। फिर से ये रिपीट चलते गया। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ये जो एक्सपेरिमेंट है बार-बार कंटिन्यूअसली लिक्विफाई होते चला गया, वापस से इसको डाल दिया गया इस तरह से। ये सीक्वेंस रिपीट होते चला गया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज़ कंटिन्यूड टिल 7 डेज़, 7 टू 8 डेज़ एंड इसके बाद इसके आउटलेट को निकाला गया यहाँ से वाटर से निकाला गया, तो ये पाया गया कि ये जो लिक्विड है थोड़ा-सा पिंकिश मिला है, ठीक है? थोड़ा-सा पिंकिश सा लिक्विड मिला था, तो दे वर सरप्राइज़ कि यार हमने तो ऐसा कुछ ओशियनिक वाटर में पिंक कलर का कुछ नहीं डाले था, तो पिंकिश कलर या रेडिश कलर क्यों मिल रहा है अपने को? सो आफ्टर दैट दे फाउंड कि यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही है अपने को, ठीक है बेटा? तो इसमें इनिशियल इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं इनको जो सिंपल शुगर थे, अब कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल शुगर कौन-सा है सबसे? तो आपको पता है ग्लाइसिन, फिर एलानिन, इसके बाद एस्पार्टिक एसिड, इसके अलावा सिंपल शुगर्स, ठीक है? ये तो हो गए अमाइनो एसिड्स थे, फिर सिंपल शुगर मिले, फैट मिला, केमिकल्स मिले, ठीक है बेटा? ये एक्सपेरिमेंट जब बार-बार रिपीट किया गया तो इनको बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें भी मिली, न्यूक्लिक एसिड भी मिला था बेटा, ठीक है? तो ये बताता है कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ पे थ्रू केमिकल्स। तो इसको देने वाले पहले साइंटिस्ट थे ओपेरिन एंड हेल्डा ने। थ्योरी दिया था लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिलर एंड यूरे ने, ठीक है? इसमें से सिर्फ एक चीज़ याद रखिए बेटा कि जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म रही होगी वो 2000 मिलियन ईयर अगो या 2 बिलियन ईयर अगो भी बोल सकते हो बेटा।
कि 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन, ठीक है बेटा। तो इतना अपन याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, फिर द वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस द फर्स्ट लाइफ फॉर्म में इवोल्यूशन हुआ होगा करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। एंड आज की डेट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी आ चुकी है। इसमें से सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है ये कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म है वो 2000 बिलियन मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट रही होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद इवोल्यूशन अ ब्रीफ थ्योरी, थ्योरी पे आता है बेटा इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म अ थ्योरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अ कन्वेंशन रिलीजियस लिटरेचर। तो आपको पता है बेटा कि फादर सुआरेज, ये फादर सुआरेज जो थे ये बहुत बड़े सपोर्टर थे थ्योरी के। इन्होंने बोला था कि क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से सिक्स्थ डे पे भगवान ने बनाया है पूरी अर्थ को, इंसानों को बनाया है, ठीक है। फर्स्ट जो मैन सेंड किया गया था अर्थ पे वो था एडम एंड ईव, ठीक है, फीमेल जो थी। इसके अलावा भी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी ब्रह्मा ने अपने को बनाया है। फर्स्ट जो आदमी प्रोड्यूस किया था उसका नाम था मनु, एंड जो फीमेल प्रोड्यूस की थी वो थी श्रद्धा। इस तरह से बहुत सारी मुस्लिम माइथोलॉजी के हिसाब से भी अलग है, ठीक है। लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे पाया इन सारी चीज़ों का, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है स्पेशल क्रिएशन, तो ये बात बोल रहा है बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कि कैसे भगवान ने अपने को बनाया होगा, ठीक है। और ये बोलते थे कि अपन सिर्फ 4000 साल पुराने अपनी सभ्यता है, मतलब पूरी जो दुनिया है वो 4000 साल पुरानी है। लेकिन आपको एक बात बता दूं बेटा कि ऐसे एविडेंसेस मिले हुए हैं अपने को कि कोई फॉसल है जो मतलब 1 लाख साल पुराना है या 10 लाख साल पुराने ऐसे फॉसिल्स भी मिले हुए हैं अपने को। करोड़ों साल पुराने, बिलियन बोले तो करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स भी अपने को मिले हैं। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि लाइफ बहुत पहले से एग्जिस्ट हुई है। एंड अगर आप चिंपैंजीज एंड डीएनए के चिंपैंजीज सॉरी चिंपैंजी का डीएनए एंड ह्यूमन का डीएनए अगर आप देखेंगे बेटा, तो उसमें जो उनका बैंड है 3 और 6 क्रोमोसोम उनकी एकदम बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है बेटा वो, ठीक है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वज रहे होंगे वो बंदर रहे होंगे करके, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसके ऊपर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है बेटा चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ये नेचुरलिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है। इन्होंने एचएमएस बीगल के ऊपर अपनी जर्नी शुरुआत की थी बेटा। इनका शिप जो रवाना हुआ था 27 दिसंबर 1831 को रवाना हुआ था बेटा। और आपको पता है कि इनका जो शिप था एचएमएस बीगल, इसके ऊपर उनको चढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था एक बार। बट इन्हीं की वजह से, चार्ल्स डार्विन की वजह से ही वो बहुत फेमस हुआ उनका शिप। एंड इन्होंने जो वहां से आने के बाद जो बुक्स लिखी एंड थ्योरीज लिखी, उन थ्योरीज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया बेटा, ठीक है। तो उसकी शिप का नाम क्या है बेटा, लंदन की शिप थी ये, एचएमएस बीगल, ठीक है। चलिए तो इन्होंने बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज रखी दुनिया के सामने कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, कैसा लाइफ फॉर्म है पूरी दुनिया में, एंड कैसे वो ये हो गई होगी, इवॉल्व हो रही है करके, ठीक है। चलिए तो इस चीज को अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पे डार्विन ने बहुत सारी थ्योरीज दिया अपने कि कैसे ओवर प्रोडक्शन की वजह से, रिप्रोडक्शन की ताकत की वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो अपनी अडेप्ट कर पाएगा एज पर क्लाइमेट, फूड एंड फिजिकल फैक्टर, वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव करेगा। जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग ले करेगा वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है वो 1 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो 1 हफ्ते में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है बेटा, क्योंकि ये 1 हफ्ते में रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन की पावर को ही उसने सबसे पहले कंसिडर किया गया था, ठीक है। इसमें नेचर भी सिलेक्ट करता है, नेचर भी इस तरह की चुनौतियां लाता है ऑर्गेनिज्म के सामने। अगर उस चुनौती को वो पार कर गए, अगर अडेप्ट हो गए उस सिचुएशन में, तो नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगा। अब ऐसा नहीं था कि इकलौते डार्विन ही जे थे जो ऐसा बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एल्फ्रेड वेलेस इन्हीं की तरह काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे बेटा, लेकिन इतने फेमस नहीं हुए। इन्होंने मलाय आर्चिपिलागो, ये जो मलाय आर्चिपिलागो है, ठीक है बेटा, मलाय जो है आर्चिपिलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। एंड यहाँ पे ये मलाय जो एरिया है, मलाय उस जगह का नाम है जो कि आज की डेट में इंडोनेशिया में आता है बेटा। तो इंडोनेशिया में मलाय
जो ग्रुप ऑफ आइलैंड था वहाँ पे उन्होंने काम किया एंड ऑलमोस्ट सेम तरह के कंक्लूजन दिया है जो डार्विन ने दिया था। कभी-कभी एक क्वेश्चन आता है बहुत बार बेटा, जो आपको अभी बता दूँ मैं, कि जो डार्विन थे वो किसके अ, वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बेटा। तो 3 नाम याद रखेंगे, एक लेले लेले, उसके बाद मैल्थस एंड एल्फ्रेड वेलेस। ठीक है? ये जो 3 साइंटिस्ट थे, एक ये जो थे बेटा, इन्होंने फूड डिवाइड होता है एंड जो फूड एंड पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बताया था उनके एसे में, लेले एंड वेलेस, इन 3 साइंटिस्ट से डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस थे। मतलब उनकी जो बुक्स वगैरह भी लिखी गई थी, वो मैल्थस, लेले एंड आपका जो अल्फ्रेड वेलेस है, इनके ऊपर ही लिखी हुई थी बेटा। ठीक है? चलिए, तो इसको अपन याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है बेटा मुझे, इपोच पीरियड एंड एरास। ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि अलग-अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, वो उनके बीच में किस तरह का कनेक्शन रहा होगा एंड इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बाँधा गया था। ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ बेटा, एक सिंपल वे में इसको मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला है साल। साल के अंदर क्या आते हैं? साल के अंदर आते हैं बहुत सारे मंथ्स। मंथ्स के अंदर क्या आते हैं? मंथ्स के अंदर आते हैं बेटा वीक। ठीक है? वीक के अंदर क्या आते हैं? फिर डेज़ आते हैं। उसी तरह सबसे बड़ा जो है, जो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा जो है बेटा, वो होता है इयॉन। इयॉन में बहुत सारे आते हैं एरा। ठीक है? एरा में बहुत सारे आते हैं बेटा पीरियड, एंड पीरियड में बहुत सारे आते हैं इपोक। ठीक है? तो सबसे बड़ा क्या है? इयॉन। इयॉन में आते हैं एरा, एरा में आते हैं पीरियड एंड पीरियड में आते हैं इपोच। ठीक है? इसको देने वाले साइंटिस्ट थे बेटा जियोवनी एडविना। ठीक है? चलिए, तो ये अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। अब एविडेंसेस क्या है कि इवोल्यूशन हुआ होगा करके? कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो अपने को मिलते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो अपने को बताती है बेटा कि डायनासोर्स जैसे एनिमल्स भी इस अर्थ पे रहे होंगे? क्योंकि उसके फॉसिल्स मिले, सेडिमेंट्री लेयर में उनके फॉसिल्स मिले एंड जिससे अपने को पता चला कि अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरह के ऑर्गेनिज़म्स ने इस अर्थ पे राज किया हुआ है। ठीक है बेटा? तो बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, इसके भी 6 टाइप होते हैं बेटा। अनअल्टर्ड फॉसिल होते हैं, पेट्रिफाइड, मोल्ड, प्रेन्ट, कोप्रोलाइट एंड पैलियोफाइलोजी। ठीक है? तो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं अपने को। एक नाम याद रखिए बेटा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। ठीक है? ये लखनऊ में है प्रेज़ेंट बेटा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी। ठीक है? तो ये लखनऊ एमपी में है। ठीक है बेटा? इसको अपन याद रखेंगे बेटा। ठीक है? तो अच्छा, इसके अलावा एक हाफ लाइफ पीरियड भी एक चीज़ है बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो अपन याद रखेंगे कि यूरेनियम लीड मेथड जो थे, इसमें भी एक यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो कार्बन 14 है। तो कार्बन 14 जब डिसइंटीग्रेट होता है तो आपको पता है वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है एंड इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड होती है कार्बन 14 आइसोटोप की, वो होती है बेटा 5730 साल, मतलब 5.3 इंटू 10⁻³ बोल सकते हो कि आप इसकी हाफ लाइफ पीरियड होती है। ठीक है? इसके अलावा पोटेशियम एर्गन मेथड भी यूज़ किया जा सकता है बेटा। ठीक है? उसकी भी हाफ लाइफ पीरियड होती है। ठीक है? उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं अपने को। सबसे जो लेटेस्ट मेथड है बेटा, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड जो है, ईएसआर जिसको बोलते हैं। ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज की डेट में कि कोई फॉसिल कितना पुराना है, ये चीज़ें अपने को इससे पता चलती है बेटा। ठीक है? चलिए, इसके बाद एक एक नाम याद रख लीजिए कि जो पोटेशियम एर्गोन मेथड है, इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है बेटा, इट इज़ 1300 मिलियन ईयर्स। ठीक है? तो इतनी पुरानी होती है पोटेशियम एर्गोन मेथड की हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है? चलिए, अब ये चीज़ देख चुके हैं बेटा अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी एंड ये सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं बेटा कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है? यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा अपने को बहुत सारी चीज़ें हैं कि एंसेस्टर थे, अंडरस्टूड वेदर,
ठीक है, तो पैलेंटियो बॉटेनिकल एविडेंसेस है बेटा फॉसिल की स्टडी, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपके यहाँ से एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड जो हैकल एंड वॉन बेयर की थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे शायद दिख नहीं रही है, लेटेस्ट एनसीईआरटी है बेटा ये, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है यहाँ पे। देखिए, तो अपन याद रखेंगे बेटा कि फॉर एग्जाम्पल किसी के पास स्ट्रक्चर सेम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, बैट एंड व्हेल, इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बैट क्या करता है, फ्लाई करता है। इसके बाद व्हेल जो है वो क्या करती है, स्विम करती है। इसके बाद जो आपका चीता है वो क्या करता है, रन करता है। एंड मैन क्या करता है, ग्रैस्प करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि दुनिया के किसी भी एनिमल को आप बोल दीजिए कि सुई में धागा डाल के दिखा, ह्यूमंस के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अपनी जो ग्रास्प है, अपन बहुत ज़बरदस्त फाइन छोटी से छोटी चीज़ें अपन कर पाते हैं बेटा। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे देखिए इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दे आर एनालॉगस सॉरी होमोलॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। दे आर हैविंग एनाटॉमिकली सेम स्ट्रक्चर बट द फंक्शंस आर डिफरेंट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। एक दो डायनासोर्स को भी देख लेते हैं बेटा। ट्राइसेरेप्टस, ठीक है। तो इसके जो सींग थे वो 3 थे, इसलिए इसको ट्रायोसेरेप्टस बोलते हैं। टाइनोसोरस रेक्स सबसे खतरनाक वाला था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बेटा टेरियोप्डॉन, ठीक है। इसके ये जो उड़ने वाले डायनासोर्स की कैटेगरी में आता है बेटा। आर्कियोटेरिप्स लिथोग्राफिया, आर्कियोटेरिप्स लिथोग्राफिया जो था इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा एंड्रियास वैगनार। एंड्रियास वैगनर ने इसको डिस्कवर किया था 1861 में, ठीक है। आर्कियोटेरिप्स लिथोग्राफिया को, ठीक है। इसके अलावा फिर ये स्टेगोसोरस भी था एंड ब्रेंटोसोरस था। ये तो आपको पता है बेटा, ये ह्यूमन फ्रेंडली डायनासोर हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। पाल पत्तियां खाता था, ह्यूमंस को छोड़ देता था। जुरासिक पार्क तो आपने देखी है, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पे क्लियर कट ये बोल रहा है कि इन सब के पास मतलब बैट, चीता, व्हेल, इन सब के पास क्या है, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस इन phalanges इन देयर फोर लिम्ब। लेकिन इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है बेटा। तो आपको पता है इनका फंक्शन अलग अलग है, तो ये क्या शो करते हैं, दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। एंड कौन सी इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है कि इनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा। वेरी क्लियर। अच्छा एक और नाम याद रखिए बेटा कि जो टर्म है होमोलॉजी, होमोलॉगस जो टर्म है इसको देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे रिचर्ड ओवन। रिचर्ड ओवन ने पहली बार बताया था कि होमोलॉगस कुछ चीज होती है करके, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है बेटा बोगनवेला एंड कुकरबिटा, थॉर्न ऑफ बोगनवेला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन एक क्या यूज होता है, एक होता है प्रोटेक्शन में एंड दूसरा जो होता है वो सपोर्ट में यूज होता है, ठीक है। तो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन एक सपोर्ट करता है एक प्रोटेक्ट करता है। एक जगह से ओरिजिनेट हुए अलग अलग जगह पे पहुंचे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बेटा होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर, है ना। नेक्स्ट चीज आते हैं बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ठीक है बेटा। बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग है, क्योंकि ये जो होता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये आपको पता है पॉलीकाइटिन, आपको पता है ना वो अर्थ्रोपोडा में आता है बटरफ्लाई। तो उसका जो पॉलिन काइटिनियस से बना होगा, काइटिन से बना होता है बेटा, पॉलीसेक्राइड से बना होता है। एंड जो ये होती है आपकी बर्ड, इसमें फेदर होता है बेटा। तो इनका स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग है, लेकिन वो दोनों भी उस स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, आपको पता है दोनों भी उड़ते हैं। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर। एंड वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, एक जगह पे पहुंच रहे हैं ना, वेरी क्लियर। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा थॉर्न ऑफ बेगोनवेला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये जो है ये दोनों भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन थॉर्न किसके लिए यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए, एंड ये होता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो
दे आर ऑल्सो सेविंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब आता है वापस से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बेटा। तो अलग अलग स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शन हो गया एक, तो ये क्या होता है, ये होता है एनालॉगस ऑर्गन्स ऑफ ईच अदर, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। वही सारी चीजें दी हुई है बेटा यहाँ पे भी। इसमें से एक एमसीक्यू रहता ही है बेटा, जो एनालॉगस एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, इसके एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है बेटा, दूसरा दिखाई दे रहा है ऑक्टोपस की आंख एंड मैमल की आंख, ठीक है। तो अगर आप ऑक्टोपस की आंख देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, तो ये जो है ऑक्टोपस किस में आता है, मोलुस्का में आता है, एंड ह्यूमंस जो होता है वो मैमल्स में आता है, ठीक है, कॉर्डेटा में आता है बेटा। इनका स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन है सेम, दोनों भी उससे देखते हैं, ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, ये जो है इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है बेटा, लेकिन दोनों भी क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है बेटा। भले ही आप वैसे बोल सकते हो पेंगुइन जो है वो बर्ड होता है बेटा, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आता है। एंड ये जो डॉल्फिन है, ये किस में आती है बेटा, मैमल्स में आती है ना। लेकिन इनका भले ही स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों भी स्विम करते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो, एंड ये एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, स्वीट पोटैटो ये रूट का मॉडिफिकेशन है, एंड जो पोटैटो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन आपको पता है फंक्शन इसका क्या है, दोनों का फंक्शन होता है बेटा फूड स्टोरेज, है ना। क्या फंक्शन होता है, फूड स्टोरेज। इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर भले ही अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। इसमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आ रहा है बेटा, लिख के ले लीजिए, नीट 2020 में अभी अभी जो बताया मैंने आपको, थॉर्न ऑफ बोगनवेला, ठीक है, एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, इसके जो एग्जाम्पल थे बेटा आपके होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ये किसको दर्शाती है, ये बताती है कॉमन एंसेस्ट्री। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या बताती है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये बता रही है कि अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, भले ही उनका ओरिजिन अलग अलग रहा हो, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग रहा हो, लेकिन अगर आप उनको एक ही एनवायरनमेंट में डाल दोगे, तो उनका जो फंक्शन है वो एक ही तरह का हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको देख पा रहे हैं बेटा कि ये जो है मैन है, इसके पास भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस है। चीता के पास भी सेम है, वेल के पास भी है, एंड बैट के पास भी है। लेकिन आपको पता है कि ये जो मैन है ये ग्रास्प करता है, ये जो चीता है ये रन करता है, इसके बाद जो वेल है वो स्विम करती है, एंड बैट जो है ये फ्लाई करता है। ऑल आर मैमल्स ओनली, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, मैन हैज ब्रीड एंड सिलेक्टेड हॉर्टिकल्चरल एग्रीकल्चर। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने ये सब स्टार्ट किया है। आपको पता है कि जब वो शिकार करने जाता था, तो उसके बहुत सारे हो सकता है शिकारी मर जाए, या फिर झुंड के झुंड में झगड़ा वगैरह हो जाए, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि उनके बहुत सारा नुकसान होता है। तो उन्होंने ब्रीडिंग चालू किया, उन्होंने एनिमल को कल्चर करना चालू किया, मुर्गी पालन चालू किया, बकरा पालन चालू किया, एग्रीकल्चर चालू किया, खुद का उगाने का एंड खुद का खाने का व्यवस्था उसने सारी चीजें किया था बेटा। एंड ये जो है एग्रीकल्चर जो है, ये सब स्टार्ट करते करते उसको थोड़ा टाइम लग गया। अपन जो थे मॉडर्न होमोसेपियंस, इन्होंने ही उस चीज को इनिशिएट किया था बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल पे आता है बेटा, argued within if we argued that within hundred of years man could have created breeds that could nature could not create millions of years ago, ठीक है। तो मैन ने अपनी समझदारी से ऐसे ब्रीड्स बनाए हैं, म्यूल बनाए हैं, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया है कि जिस जो नेचर को बनाने के लिए हजारों करोड़ों साल लगते थे, लेकिन मैन ने वो बहुत अपनी समझदारी से बना लिया है बेटा। यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है वहां पे, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बेटा, एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। पहली बार इसको करने वाले जो साइंटिस्ट थे 1850 में, उनका नाम था बेटा फिशर एंड फोर्ड। किन दोनों ने किया था, फिशर एंड फोर्ड ने। 1920 में इसको रिपीट किया था, या इसको या रिवाइज किया था बेटा केटलवेल ने, ठीक है। केटलवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको रिपीट किया था 1920 में, ठीक है। तो 1850 में आपको पता है बेटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का था, एंड इसकी वजह से ये जो ब्लैक मॉथ थे, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी, क्योंकि लाइकन से भरा एक
एनवायरनमेंट था पेड़ की छाल पे, बार्क पे, एंड ये जो ब्लैक वाले थे वो मतलब उठ के दिखाई देते बेटा, एंड व्हाइट वाले जो थे वो नहीं दिखाई देते थे, ठीक है। तो आपको एक नाम भी बता दूं बेटा कि जो व्हाइट मॉथ था एंड जो ब्लैक मॉथ था, इसका जो व्हाइट मॉथ का नाम है बेटा वो है बिस्टन बिटुलेरिया, बिटुलेरिया, ठीक है बेटा। एंड जो ये ब्लैक मॉथ था इसका नाम था बिस्टन कार्बुलारिया, कार्बुलारिया, ठीक है। तो ये दो साइंटिफिक नेम है बेटा। कभी एक आधी बार पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे तो पूछेगा नहीं है, ठीक है बेटा। तो पहली बार ये जो देखा गया था बेटा, इन्होंने देखा कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब क्या हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ब्लैक मॉथ है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये पाया गया कि जो ब्लैक मॉथ था, ब्लैक मॉथ जो पेड़ की छाल थी उसमें छुप जा रहा था, एंड इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जबकि व्हाइट मॉथ की डिक्रीज हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई एंड ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो इसी को बोलते हैं बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नेचर ने भी आप ऐसे बोल सकते हो ब्लैक मॉथ को सिलेक्ट किया है, ठीक। देखिए बेटा ये जो सिचुएशन रही होगी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की रही होगी। यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला है ये छुप जा रहा है एंड ब्लैक मॉथ जो है वो उठ के दिखाई दे रहा है, इसलिए व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई एंड जो ब्लैक मॉथ थे उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये राइट, दिस इज इन अनपोल्यूटेड एरिया एंड दिस इज इन पोल्यूटेड एरिया, ठीक है। अनपोल्यूटेड एरिया में फिर भी वही बात बोली गई है बेटा कि अनपोल्यूटेड एरिया में आपको पता है कि व्हाइट मॉथ छुप जाएगा करके, ठीक है। एंड ये वाला जो है बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी वाला जो है ये पोल्यूटेड एरिया। तो पोल्यूटेड एरिया में ब्लैक वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन ये जो व्हाइट वाला है उठ के दिखाई दे रहा है। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि ये जो ब्लैक वॉथ वाला एरिया है, ठीक है, अनपोल्यूटेड एरिया में इसकी पॉपुलेशन होगी डिक्रीज, जबकि व्हाइट वाले की होगी इंक्रीज। इसमें जब पोल्यूटेड एरिया है इसको ब्लैक वाले को एडवांटेज मिल चुका है, एंड ये जो व्हाइट वाला है इसको एडवांटेज नहीं मिला, इसलिए इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन कैटल वेल ने इंडस्ट्रियल वाले एरिया में तो देखा कि व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन डिक्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया में देखा कि व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन डिक्रीज है, लेकिन जब वो गांव वाले में एरिया में गया एंड उसने देखा कि यार यहाँ पे तो पेड़ पौधे अच्छे लगे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, वहां पे उसने फिर से ये देखा कि व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन फिर से यहाँ पे इंक्रीज है एंड ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन डिक्रीज है। एक चीज आपको बता दो बेटा कि इसमें से भले ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, लेकिन कोई भी कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ है उसमें से, मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों भी थे, हाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम ज़्यादा हो गई है, ठीक है बेटा। एंड यहाँ पे इंडिकेटर क्या था बेटा, लाइकन था, क्योंकि आपको पता है लाइकन जब था, जब एनवायरनमेंट अच्छा था तो लाइकन की वजह से ग्रीनिश या लाइट एनवायरनमेंट था, बार्क का पेड़ के तने का जो एनवायरनमेंट था लाइट था, इसमें व्हाइट मॉथ छुप जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ये जो पूरा तना था पेड़ का, आप ऐसे बोल सकते हो ये पूरा कैसे हो गया, डार्क हो चुका है। एंड इस डार्क होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो ब्लैक मॉथ था उसमें बहुत इजीली छुप जा रहा था, ठीक है। ब्लैक मॉथ पूरा का पूरा छुप जा रहा था, जबकि व्हाइट मॉथ उठ के दिख रहा था, ठीक है बेटा। तो इसको अपन याद रखेंगे। तो आपको पता है बेटा इवोल्यूशन या रेजिस्टेंस डेवलप होना ये बहुत साल साल नहीं लगते हैं बेटा इसको, आप ऐसे बोल सकते हो कम टाइम में भी ये हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो आपने पता है बेटा कि आपने एक हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड डाल दिया, 10 तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स थे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10 कीड़े थे, 10 बग्स थे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इन 10ओं में से सभी के सभी रेजिस्ट मर जा रहे थे। फॉर एग्जांपल इनके ऊपर मैंने एक केमिकल डाल दिया, केमिकल एक्स, ठीक है, स्प्रे कर दिया केमिकल एक्स। केमिकल्स एक्स स्प्रे करने के बाद ये सारे के सारे मर गए, लेकिन ये जो 10 वाला था ना, ये बोलता मैं नहीं मरता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, इसके अंदर रेजिस्टेंस आ चुका है, इसके अंदर म्यूटेशन आ चुका है। अब जब ये अपने प्रोजीनी ले करेगा, 1, 2, 3, ये सारे इतने सारे बग उसने पैदा कर दिए। अब आप मुझे बताइए क्या ये केमिकल एक्स से मरेंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी वही म्यूटेशन पास ऑन हो चुका है बेटा।
ठीक है? तो ये जो रेज़िस्टेंस है, कॉइल देखा होगा आपने, मच्छर गुड नाइट कॉइल के आजू-बाजू में भी मच्छर घूमते रहते हैं। तो इनमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस डेवलप हो चुका है बेटा अगेंस्ट दैट पेस्टिसाइड, अगेंस्ट दैट अम, हर्बिसाइड, ठीक है बेटा? तो ये ही चीज़ बोली गई है कि रेज़िस्टेंस डेवलप होते जा रहा है एंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दिया है बेटा कि एंटीबायोटिक आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो है इवोल्यूशन होना या फिर रेजिस्टेंस का डेवलप हो जाना, ये एग्जांपल्स जो जितने भी है बेटा इवोल्यूशन के, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हुए। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि मैन मेड एक्टिविटीज। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बग था, बग के ऊपर मैन ने क्या किया, मैन ने पेस्टिसाइड छिड़का, पेस्टिसाइड छिड़कने की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। ठीक है, तो डीडीटी रेजिस्टेंस जो होता है मॉस्किटो में बेटा, इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से किसी-किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, अपन ने इतने हाई डोज़ के एंटीबायोटिक्स दे दिए हैं अब कि उन्होंने उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। अब आपको किसी बैक्टीरिया को किल करना है ना, तो हायर डोज़ में एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। चेंज करके देना पड़ेगा एंटीबायोटिक, ठीक है? तो ये जो है इवोल्यूशन जो है, ये आप ऐसे बोल सकते हो किसी ऑर्गेनिज्म की स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब ये चांस इवेंट होता है। हो सकता है किसी ऑर्गेनिजम्स में हो एंड हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में ना हो, ठीक है? तो ये जो चांस इवेंट है, चांस म्यूटेशन हो सकता है ना बेटा? ठीक है? चलिए, तो क्लियर कट आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो डार्विन था, वो एक गैलापागोस आइलैंड पे गया था एचएमएस बीगल के थ्रू, एंड वहां पे उसने देखा कि एक सिंगल वैरायटी की सीड ईटिंग फिंचेस थी, ठीक है? एंड लेकिन उससे आज की डेट में 13 अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी है, ठीक है? तो कोई थी वो सीड ईटिंग बन चुकी है, कोई कैक्टस ईटिंग बन चुकी है, कोई जो है इंसेक्ट खाने वाली बन चुकी है, ठीक है? तो इस तरह से अलग अलग एक सिंगल इससे बनी हुई है, ठीक है बेटा? तो इसको एक बार इस तरह से भी देख लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि गैलापागोस आइलैंड इज अ आइलैंड ऑफ 3 टू 5 लाइक आइलैंड है, ठीक है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है बेटा, ठीक है? इसलिए इसको आर्चिपेलागो भी बोला जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे चलिए मैं मानता हूँ कि इट इज सेपरेटेड बाय, यहाँ पे बहुत सारी नदी है या फिर बहुत सारी चीज है, ये सेपरेट आइलैंड है, ठीक है? ये एक दूसरा सेपरेट आइलैंड है बेटा, ठीक है? ये एक तीसरा सेपरेट आइलैंड है, जहाँ पे नदी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चौथा सेपरेट आइलैंड है। जब डार्विन की फिंचेस रही होगी, तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे 5 से 6 अलग-अलग आइलैंड रहे होंगे। अब ये वाला जो आइलैंड था, यहाँ पे आप बोल सकते हो खाने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ थी, वो थी सीड। ये जो आइलैंड था, यहाँ पे खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थे फ्रूट। यहाँ पे जो थी बेटा, यहाँ पे थे इंसेक्ट अवेलेबल थे, ठीक है बेटा? ये वाला जो था, यहाँ पे कैक्टस के पेड़ अवेलेबल थे, ठीक है? तो अब जैसे मानते हैं कि मैं बोलता हूँ 1000 उस टाइम पे फिंचेस रही होगी, ठीक है? तो उसमें से 200 इस आइलैंड पे आई, 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 200 इस पे आई। ऐसे करते-करते अब 200 जो है वो इधर नहीं जा रही थी, यहाँ से यहाँ नहीं हो रही थी ट्रांसफर। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो थी वो सीड ईटिंग थी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड जो थी, वो फ्रूट था, सीड तो अवेलेबल थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 200 में से आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 190 मर गई ड्यू टू लैक ऑफ फूड। 10 जो थी, 10 बड़ी सर्वाइवर थी। इन्होंने बोला कैसे तो भी मेरे को ज़िंदा रहना है। इन 10 ने, 5 फीमेल थी, 5 मेल थे। इन दोनों ने मिलके फ्रूट्स खाना चालू कर दिए। फ्रूट्स खाना चालू कर दिए एंड थोड़े दिन के बाद इनके जब आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह किया इन लोगों ने, तो इनके जो बच्चे पैदा हुए, वो इस तरह की चोंच के पैदा हुए। ठीक है बेटा? ओरिजिनली जो चोंच थी, वो इस तरह की रही होगी कुछ तो भी। ठीक है बेटा? ये इस तरह की चोंच रही होगी, लेकिन इसमें से अब ये फ्रूट खाने वाली थी, तो इनके आने वाले जो बच्चे पैदा हुए, वो इस तरह की बीक के साथ प्रोड्यूस हुए बेटा। इसको आप बोल सकते हो
BMP4, ठीक है। बीक मॉडिफाइडिंग प्रोटीन जीन करके एक जीन था, जिसकी वजह से बीएमपी जीन की वजह से इनके बीक में मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब ये वाली जो थी, आपको पता है बेटा, यहाँ पे 100 200 स्पीशीज आई थी, लेकिन उसमें से 190 मर गई, सिर्फ 10 स्पीशीज बची। अब ये 10 स्पीशीज ने कैसे तो भी इंसेक्ट खाए। अब जो इनके बच्चे पैदा हुए बेटा, इनकी जो चोंच थी थोड़ी लंबी थी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इंसेक्ट को पकड़ना था। कैक्टस खाने वाली की जो चोंच थी या जो बीक थी बेटा, वो अलग हो गई। सो डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ द फूड, यहाँ की फिंचेस की जो बीक थी बेटा, वो अल्टर होती चली गई बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि एक सिंगल ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी से कोई कैक्टस खाने लगी, कोई फ्रूट खाने लगी, कोई इंसेक्ट खाने लगी, कोई कुछ और खाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी ऑफ फिंचेस बनी बेटा। सो एक स्पीशीज से टोटल 13 स्पीशीज बनी है यहाँ से, ठीक है बेटा। तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू अडेप्टिव क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि एक सिचुएशन से वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे, तो इसको क्या बोलूंगा बेटा? अडेप्टिव रेडिएशन बोलूंगा। क्या ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को भी शो करता है? बिल्कुल शो करता है बेटा। एक जगह से ये निकले हैं, अब आज की डेट में अलग अलग जगह पे वो पहुंच गए हैं, तो अडेप्टिव रेडिएशन भी बोल सकते हैं आप, या फिर डार्विन की फिंचेस को आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल मान सकते हो, क्योंकि एक स्पीशीज से अलग अलग स्पीशीज बनी है, ठीक है बेटा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंच रही होगी, लेकिन इसकी बीक अलग है, इसकी बीक अलग है, इसकी बीक अलग है। सो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड अवेबिलिटी ऑफ फूड, इनकी जो बीक थी वो अलग अलग हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? अडेप्टिव रेडिएशन, या आप इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है बेटा अडेप्टिव रेडिएशन का, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल या ऑस्ट्रेलिया जो था, यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लेकिन इसी में से कोई जो था वो बन गया कंगारू, कोई बन गया वॉम्बैट, कोई बन गया बैंडिक्विट, कोई बन गया बैंडेड एंट ईटर, कोई बन गया टाइगर कैट, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ फूड, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक ही जगह से अराइज हुए। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये आप ऐसे बोल सकते हो अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से देख ले, ठीक है। तो ये मार्सुपियल रेडिएशन जो है, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा सबका, इसी में से क्या बन गया? इसी में से बना कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोआला, बैंडिक्यूट एंड वोम्बैट, ठीक है। तो एक जगह से ओरिजिनेट हुए, अलग अलग जगह पे रेडिएट हुए, तो ये क्या है? अगेन ये अडेप्टिव रेडिएशन है, या फिर आप इसको इन अ वे जो आप ये बोल सकते हैं बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे मोल है, प्लेसेंटल मोल है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये एंटीटर है, ये ऑस्ट्रेलियन एंटीटर है बेटा। इसके बाद ये माउस है, इसके बाद ये मार्सुपियल माउस है, ठीक है। तो अलग अलग देखिए, अब आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं बेटा कि ये जो है, ये कहीं न कहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को भी शो करते हैं। कैसे? अडैप्टिव कन्वर्जेंस कैसे शो करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा कि 2 अलग-अलग तरह के ऑर्गेनिज़्म है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, और ये जो है मोस्ट ऑफ द, अगर आप प्लेसेंटल मैमल्स की बात करेंगे, तो ये 9 मंथ तक अपने बेबी को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्supials में कंगारू वगैरह आते हैं। बेटा ये बहुत कम टाइम तक, 2.5 महीने तक अपने बेबी को अपने पेट में रखते हैं। ये जो होते हैं बेटा प्लेसेंटल मैमल, ये मोस्टली डायफायोडोंट होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बेटा मोनोफायोडोंट होते हैं। इसके अलावा जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, प्लेसेंटल मैमल के जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो फुल्ली डेवलप होते हैं, जबकि ये इनकम्प्लीटली डेवलप होते हैं। उनको टेक केयर लगती है और 1-2 महीना, वो उनके जो पाउच होता है ना, कंगारू के पाउच, उसमें आके वो लोग रहते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है बेटा। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, एंड ये जो है प्लेसेंटल मैमल्स है, ये अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन अगर दो अलग स्पीशीज को भी, या दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हो, तो वो कन्वर्जन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये है
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड ये है प्लेसेंटल मैमल। ठीक है बेटा, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल का भी फॉर एग्जांपल ये भी नुम्बैट है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का नुम्बैट है एंड यहाँ का एंटीटर है। ठीक है, तो ये दोनों इधर के एग्जांपल लिए न्यूम्बैड एंड एंटीटर। अब प्रॉब्लम ये हुई कि भले ही ये प्लेसेंटल मैमल है, प्लेसेंटल मैमल मतलब 9 महीने तक पेट में रहा, डायफायोडोंट है, बेबी वेल डेवलप हुआ एट द टाइम ऑफ बर्थ। न्यूम्बैट जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, इनमें मोनोफायोडोंट है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये फुल्ली डेवलप नहीं थे। फिर भी ये न्यूम्बैट एंड जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है एंड ये जो प्लेसेंटल मैमल है, ये दोनों भी एक ही तरह का बिहेव करते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता है इनके लिए खाने की जो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड था वो था ओनली और ओनली एंट। तो एंट होने की वजह से इसने भी एंट खाना चालू किया, उसने भी एंट खाना चालू किया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये है प्लेसेंटल मोल, ठीक है, एंड ये है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मोल। ठीक है, मार्सुपियल मोल है। तो आपको पता है बेटा ओरिजिन वाइज भले ही ये दो अलग अलग है, लेकिन ये भी गड्ढे खोद के रहना पसंद करता है, ये भी गड्ढे खोद के रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो सिमिलैरिटी है। जब दो अडेप्टिव रेडिएशन एक साथ होने लगे तो उसको क्या बोलता हूँ बेटा? उसको मैं बोलता हूँ अडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्योंकि ये मोल और ये मोल में सिमिलैरिटी है, ये एंटीटर एंड ये न्यूमैड में एंटीटर में सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो जब दो अडेप्टिव रेडिएशन एक साथ होने लगे तो ड्यू टू सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस वो क्या करती है, वो क्या शो करती है बेटे? सिमिलैरिटी। तो इसको आप बोल सकते हो अडेप्टिव कन्वर्जेंस। क्या बोल सकते हो इसको? अडेप्टिव कन्वर्जेंट, या फिर आप इसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। चलिए मैं बोलता हूँ कि ये है एंटीटर, ठीक है, प्लेसेंटल एंटीटर है बेटा, दूसरा है न्यूम्बैट एंटीटर। ठीक है, तो ओरिजिन वाइज ये अलग अलग है, लेकिन ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ फूड ये दोनों भी क्या खाते हैं बेटा? ये दोनों भी खाते हैं एंट। ठीक है, तो भले ही इनका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन वाइज ये अलग अलग है, लेकिन फूड हैबिट्स की वजह से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको आप बोलेंगे अडेप्टिव कन्वर्जेंस। अडेप्टिव कन्वर्जेंस कब दिखाई देगी? जब दो अ, आप ऐसे बोल सकते हो दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक साथ हो रही हो, ठीक है, या दो अडेप्टिव रेडिएशन एक ही एरिया में हो, तो वो क्या शो करती है बेटा? अडेप्टिव कन्वर्जेंस शो करती है। ठीक है बेटा, तो अभी अपन आ चुके हैं बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ऊपर। एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, कि यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है पता है? ये है लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जोशुआ लेडरबर्ग एंड ईस्थर लेडरबर्ग इन दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने मिलके एक लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और इन लोगों ने क्या किया था? इनको एक्चुअली 1954 के आसपास नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा इस चीज़ के लिए। एंड नीट एंड जिपमर एंड बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो 1952 में इनको नोबेल प्राइज मिला था बेटा। 54 के आसपास मिला था। इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बेटा कि एक मास्टर प्लेट लिया था। इस मास्टर प्लेट में आपको दिखाई दे रहा है दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया को लिया था। एक थी ए बैक्टीरिया एंड दूसरा था बी। तो ए को मैंने यहाँ पे रेड से मार्क किया है, बी को ग्रीन से मार्क किया है बेटा। ठीक है, अब इसको क्या किया था? इसको स्टम्पिंग किया था वेलवेट क्लॉथ से एंड दूसरे पेट्री डिश पे पोर किया था। अब इस पेट्री डिश में आपको बता दूं बेटा कि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक डाल के रखा था। ठीक है, तो अगार अगार मीडियम था, न्यूट्रिएंट मीडियम था। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे थे हर मीडियम में। लेकिन जैसे ही इसमें मीडियम में उसने पेनिसिलिन ऐड किया तो ये देखा कि ये जो ए वाले थे ये मरे जा रहे हैं, लेकिन बी वाले जो थे वो सरवाइव कर गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा कि बी के पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर पहले से प्रेजेंट थी। ठीक है, जब चुनौती आई तब नहीं थी, आप ऐसे बोल सकते हो इसके पहले से ही उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर थी, उसके पास ऐसा जीन्स थी। इसकी वजह से तो ये इस पेनिसिलिन मीडियम में भी सरवाइव कर गया। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए जरा से यहाँ पे
यहाँ पे वही बात बोली गई है कि ड्यू टू चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन बी कैन सर्वाइव अंडर दिस कंडीशन बट ए कुडंट सर्वाइव इन दैट कंडीशन बिकॉज बी वॉज बेटर अडेप्टेड एंड बी के पास क्या था बेटा, बी के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर ऑलरेडी थी, ठीक है। सो वी कैन से बेटर ए इज बेटर, बी इज बेटर फिट इन दिस न्यू कंडीशन देन ए, ठीक है बेटा। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर जो होती है ये ऑलरेडी बी के पास पहले से थी, उसमें ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुका था एंड इसकी वजह से वो फिट था इस नए एनवायरनमेंट में, ऑलरेडी वो अडेप्ट कर पाया था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बी ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो उसके पास ये जो बच्चे रहेंगे वो भी जो डिजीज है उससे रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विन, ठीक है। तो ये बोल रहा है बेटा ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पहले के आदि मानव रहे होंगे या फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी रहा होगा। ओल्ड वर्ल्ड मंकी से फिर कुछ आप ऐसे बोल सकते हो कि गोरिल्ला या ओरेंगुटैन वगैरह बने होंगे। फिर ओरेंगुटैन से फर्दर कुछ वैरायटी ऑफ स्पीशीज बने होंगे। ये वाला जो था ये इतना अच्छा नहीं था, वैरायटी नहीं थी उसमें, सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट नहीं था, ज़्यादा दिमाग नहीं था। लेकिन ये वाला जो तो बड़ा चालाक था, फिर उससे होमो निएंडरथल बना, ठीक है बेटा। होमो निएंडरथल के बाद होमो हैबिलियस भी बना होगा या कुछ और बना होगा, लेकिन वो इतना सर्वाइवल नहीं था। इसमें से एक और वैरायटी निकली एंड वो थी होमो सेपियंस, ठीक है। या फिर क्रोमैग्नॉन रही होगी, ये क्रोमैग्नॉन वाला था, ठीक है। क्रोमैग्नॉन इतना चला नहीं एंड सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन ये जो होमो सेपियंस था उसने अपनी प्रजाति को और बढ़ाते चला गया। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब यही होता है कि अपने जो आने वाले बच्चे हैं ये अपने से ज़्यादा मॉडिफाई होते हैं, मतलब जो डिसेंट रहेंगे, अपने बच्चे रहेंगे या अपने आने वाले जो वंशज रहेंगे, ये पिछली पीढ़ी से ज़्यादा तेज दिमाग वाले, ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे एंड वो बेटर अडेप्टेड रहेंगे इस सिचुएशन में। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है बेटा, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है बेटा। ये यहाँ तक ही रहेगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है जो यहाँ पे बोली गई है दैट इज लेमार्किज्म को बोला है बेटा, ठीक है। तो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, एंड लेमार्क ने एक बुक भी लिखी थी बेटा जिसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजी, ठीक है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है। तो इसमें इन्होंने फिलोसॉफिक जूलॉजिस्ट इसने लिखी थी बेटा ये, ठीक है। एंड इसने 1809 में ये बुक को लिखा था बेटा, ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ें बताया था उसमें कि इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती है, एपिटेंसी होती है। एपिटेंसी का मतलब होता है बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर्स होती है, ठीक है। इसको एपिटेंसी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बोली है एक्स्ट्रा में। इसके बाद इंटरनल वाइटल फोर्सेस होती है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन होता है एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिजायर या एपिटेंसी न्यू कैरेक्टर्स की डिजायर होती है। ये सारी जो थेरीज थी वो गलत साबित हुई। इसकी सिर्फ दो थेरीज ठीक ठाक साबित हुई थी, वो थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था कि जिस ऑर्गन को आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देखिए यहाँ पे क्लियर क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो अगर ब्रेन का अपन बहुत ज़्यादा यूज करते आए हैं तो ब्रेन जो अपना है वो वेल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड जिस चीज़ को अपन यूज नहीं करेंगे, जैसे बैलेंसिंग के लिए अपन हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड टेल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो टेल विलुप्त होते जा रही है बेटा, फर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है बाय लेमार्क। वैसे अपन किस चीज़ को देख रहे हैं इस वक्त, आप बोल सकते हैं कि जो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन है इसको अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो थी बेटा लेमार्किज्म की। तो लेमार्किज्म में इंटरनल वाइटल फोर्सेस, डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसमें जिराफ का एग्जाम्पल था कि उसने कैसे अपनी गर्दन लंबी कर ली थी, ठीक है। उसमें से दो दो थ्योरीज को अच्छा खासा माना गया था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को 50% माना गया था, क्योंकि उसके बाद एक डॉक्टर ऑगस्ट विजमैन आए थे, उन्होंने माइस की टेल को कट करके एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था, कंटिन्यू थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट, एंड उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो माइस की मैं टेल कट करके भी
जो पैदा कर रहा हूँ माइस न्यू वाले, तो उनमें तो न्यू पूंछ आ रही है और आप बोल रहे हो कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो जब मैं पुराने माँ-बाप के पूंछ को कट करके उनको रिप्रोड्यूस करा रहा था, तो आने वाले बच्चे में तो पूंछ आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से फिर जो आपका ऑगस्ट विज़मैन थे, उन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास की थ्योरी को देखे लैमार्किज्म के 1-2 पॉइंट्स को गलत किया था बेटा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने ये बोला था कि जो जर्म सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म एंड ओवम, उनमें चेंज आया तो ही आने वाले बच्चे में चेंज आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद जो थ्योरी दी गई थी डार्विनिज़्म आपको पता है, नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये सारी चीज़ें डार्विन की थ्योरी ने बोला था बेटा, ठीक है? उसके बाद म्यूटेशन की थ्योरी आती थी ह्यूगो डे वेरिस में। ह्यूगो डे वेरिस ने बोला था कि ये जो चेंजेज़ है रैंडम एंड डायरेक्शनल होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, वो भी उसने बोला था ह्यूगो डे वेरिस ने, ठीक है? उसने ऑर्निथेला लैमार्कियाना नाम के प्लांट के ऊपर काम किया था बेटा, ठीक है? एंड लास्ट जो फाइनल थी, वो थी सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है बेटा? तो सिंथेटिक थ्योरी में सारे चीज़ों का मिक्सचर था, ओके? सारी थ्योरीज़ जो थी थोड़ा बहुत उसमें पॉइंट्स लैमार्किज़्म में थे भी का भी लिया था। उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स जो थे डार्विनिज़्म के भी लिए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे कि जिससे सिवाल राइट वगैरह इन लोगों की भी थ्योरीज़ को उसमें जगह मिली थी बेटा, ठीक है? तो इस तरह से जो सिंथेटिक थ्योरी थी, ये मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरीज़ में से एक थी। इसको नियो डार्विनिज़्म भी बोला जाता है बेटा, ठीक है? ये जो नियो डार्विनिज़्म है इसको बोला जाता है। इसी को मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है, इसी को सिंथेटिक थ्योरी बोला जाता है। इसको देने वाले साइंटिस्ट थे डॉब्ज़ास्की, फिशर, हेल्डाने, मेयर, स्टेबिन्स, सीवाल राइट, ठीक है? एंड स्टेबिन्स की जो बुक थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसमें ये पूरी थ्योरीज़ लिखी हुई थी बेटा, ठीक है? चलिए तो इतना अपने को पता चल चुका है, ओके? ओके, तो फिर जिराफ का उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था बेटा। दूसरी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बोली थी बेटा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो जिराफ की जो पहली गर्दन थी, वो गर्दन छोटी थी लेकिन कॉम्पिटिशन की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि उसको खाने को नहीं मिलता। तो उसने क्या किया कि अपने आगे के पैरों को इलॉन्गेट कर लिया, ठीक है? एंड अपनी गर्दन को और ज़्यादा इलॉन्गेट कर लिया, ठीक है बेटा? तो वो अब ऐसी भी चीज़ें खा सकता है बड़ी-बड़ी शाखें, टहनियाँ, जो पहले वो नहीं खा सकता था एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ, बट नोबडी बिलीव दैट जब तक सोमैटिक सेल्स में चेंज आया तो वो चेंज नहीं आया। तो जब तक जर्म सेल्स में वो चेंज नहीं आया है, म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वो इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है? इसके बाद इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है बेटा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इवन वी डोंट नो दैट इस ऐसा बोला गया है वहाँ पे कि वी आर स्टिल नॉट क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है? तो अगर आप इवोल्यूशन को देखेंगे तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्रेन का विकास होते जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो ब्रेन है, ये पहले ब्रेन था 350 सीसी रैमापिथेकस ड्रायोपिथेकस का, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर ये ब्रेन की कैपेसिटी 350 से लेके 750 होती गई, फिर 1200 हुई, आज की डेट में आप ऐसे बोल सकते हो 1600 है। जब आप इस वाले को कंटिन्यूअसली प्रोसेस में देखेंगे, तो एक साथ एक के बाद एक चेंजेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ अपन अगर लास्ट वाले को कंपेयर करेंगे, मैं बोल रहा हूँ सीधा होमो सेपियंस को कंपेयर कीजिए पहले वाले के साथ, तो आपको लगेगा कि यार इवोल्यूशन तो हो चुका है, ठीक है? ये प्रोसेस नहीं है, ये एंड रिजल्ट है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली चेंज में देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि फ्यूचर में होमो सेपियंस के भी आगे आ चुके हैं सुपर ह्यूमन्स, जो जिनके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी रहेगी 3200 की क्रेनियल कैपेसिटी रहेगी। तो कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रोसेस भी है एंड ये एक एंड रिजल्ट भी, दोनों भी है ये बेटा। तो ये इट इज़ अ स्टोरी, इट इज़ अ एंड रिजल्ट, सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन को अपन देखेंगे, तो वो एंड रिजल्ट है बेटा। एंड अगर अपन सम को कंपेयर करेंगे, तो वो आपको एक प्रोसेस दिखाई देगी, ठीक है? चलिए इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थॉमस मैल्थस के बारे में, ठीक है? द थॉमस मैल्थस वर्क इन्फ्लुएंस्ड डार्विन, ठीक है? तो थॉमस मैल्थस ने क्या बोला कि जो फूड है वो 2+2+2+2 के इसमें डिवाइड ये होता है।
मतलब आपको पता है बेटा ये अरिथमेटिक वे में जुड़ता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक वे में ग्रो करती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब जो पॉपुलेशन है वो 16 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन जो फूड है वो 8 गुना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही बात उसको, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसके अलावा बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है लाइफ में, एंड सीजनल फ्लक्चुएशन, सोर्सेज आर लिमिटेड। इसकी वजह से ही कंपटीशन बढ़ेगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एंड इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा इन इन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाएगा, एनवायरनमेंट को प्रॉपर अडेप्ट कर पाएगा, वही आगे जाके राज करेगा, वही सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला गया था। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो स्टेटमेंट था ओरिजिनली ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था बेटा, डार्विन ने इसको अडेप्ट किया था, यही यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले लाइन में। लिख के ले लीजिए बेटा, इस पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। इस पैराग्राफ में 2017 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है, 19 में भी एक एमसीक्यू आ चुका है इसी पैराग्राफ में। आई डोंट नो कि एनटीए वाला जो ये पेपर सेट करता है ह्यूगो डेवारिस का वंशज है, उसको ह्यूगो डेवारिस से बड़ा प्यार है, एक ना एक क्वेश्चन ह्यूगो डेवारिस के ऊपर म्यूटेशन थ्योरी पे जरूर देता है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है मेंडल भी उसी तरह की काम कर बता रहा था, इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स के जो टॉल एंड ड्वार्फ टाइप था, लेकिन उसका वर्क अनरिकॉग्नाइज रह गया क्योंकि उसके टाइम पे डार्विन का बड़ा बोलबाला था, लेकिन उसने भी बोला था, वो सही था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बात अपने को पता है बेटा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूगो डेवारिस ने क्या बोला है कि म्यूटेशन होती है। उसने ऑर्निथेरा लेमार्की अपना प्लांट पे, इवनिंग प्राइमरोज के प्लांट पे अपना काम किया था बेटा, एंड उसने बोला म्यूटेशन होती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो म्यूटेशन होता है ये रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है, जबकि डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने उसके उल्टा बोला। उसने बोला कि वेरिएशन जो होते हैं स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है। अब कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों भी सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि एक बग है, ठीक है। इस बग के जो दादाजी थे, इसके पिताजी के पिताजी थे बग, वो एक पेस्टिसाइड स्प्रे से मारे जा रहे थे। इसके ऊपर कोई स्प्रे कर रहा था, वो मर जा रहे थे। इसके पिताजी भी मर गए, लेकिन ये जो पैदा हुआ, इसके ऊपर कितना भी स्प्रे मार लो, ये मरता ही नहीं था। मतलब एक बिगर रैंडम डायरेक्शनलेस चेंज आ चुका है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो इसको आप बोल सकते हो कि इसके अंदर क्या हो चुका है, म्यूटेशन, ठीक है। तो ये भी सही है, बहुत बार अलग अलग स्पीशीज में म्यूटेशन होता है जो उनके सर्वाइवल की वजह बन जाता है, ठीक है। लेकिन डार्विन क्या बोलता था, नहीं भैया, इसने बोला कि छोटे छोटे चेंजेस है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन का कैपेसिटी है, ब्रेन की कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती चली गई, स्मॉल एंड डायरेक्शनल चेंजेस होते गए, एंड इसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज हो गया फ्यूचर में। तो दोनों भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा नीट में, 2018 में आ चुका है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, तो उसको सॉल्टेशन बोलते हैं। किसने दिया था ये, इसने ह्यूगो डिवारिस ने ही दिया था बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। चलिए, तो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं बेटा अपन, ठीक है। तो हार्डी एंड विनबर्ग ने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया था। उसने बोला था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलील्स इन अ जनरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मैं बोलता हूँ कि इसकी बारंबारता जो है वो 0.3 है, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0.3 है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, यही बात बोली गई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को भी देखते हैं अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ जीन पूल, ठीक है। तो रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन जेनेटिक इक्विलिब्रियम है इनमें, तो सम टोटल ऑफ ऑल द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स वन। मतलब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक एलील है ए, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी पी। एक दूसरा एलील है स्मॉल ए, उसकी फ्रीक्वेंसी है क्यू। तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, ये बात बोल रहा है वो। ये हमेशा जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगी। कभी हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा तो q की वैल्यू हो जाएगी 0.5, ठीक है बेटा, 0.5। तो ये वन हो जाएगा। अगर कभी p 0.7 है
तो क्यू कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 हो जाएगा। लेकिन हमेशा ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी बेटा, ये हमेशा 1 रहेगी। इसका जो फॉर्मूला है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है बेटा, इसमें एक बात याद रखेंगे कि पी स्क्वायर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। जो 2pq होता है वो किसकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, हेटेरोजाइगस की। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बात हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि ये जो है, ये आपका जो कैपिटल ए स्मॉल ए है मतलब हेटेरोजाइगस है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2pq होगी। 2a कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं होगा कभी भी। टू कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस जो सिचुएशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2pq से रिप्रेजेंट करती है। एंड जो 2q स्क्वायर होता है बेटा, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इतना अपने को समझ में आ चुका है। पहले इस चीज को समझ लेता है बेटा, फिर हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को भी देख लेंगे। ये क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नेचुरल सिलेक्शन को, ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है, इस चीज को भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन में देखिए, आपको दिखाई देगा ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, फिनोटाइप भी फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसमें 3 तरह के वेरिएशन होता है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। इधर साइड में है 0 डिग्री सेल्सियस, इधर में है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस में कोई नहीं रहना चाहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस में पेंगुइन यानी एक्वाटिक जीव रह सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में भी कोई नहीं रह सकता है। मैक्सिमम लोग काय में रह सकते हैं, मैक्सिमम पीपल आर टेकिंग द मीन वैल्यू, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस सबके लिए कंफर्टेबल है बेटा। तो जब मैक्सिमम पीपल आर टेकिंग द मीन वैल्यू, तो पीक गेट्स नैरोअर एंड हायर। तो इस चीज के इस ग्राफ को क्या बोलूंगा बेटा, इस ग्राफ को मैं बोलूंगा स्टेबिलाईजिंग ग्राफ। ठीक है, इसी का एक एमसीक्यू आया था बेटा नीट 2019 में। वहां पे पूछा गया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे है 2.2 किलो वाले बच्चे, यहाँ पे है 5 किलो वाले बच्चे, लेकिन जिनका वजन 3 to 3.3 किलो है, वही बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये किस तरह का ग्राफ शो कर रहा है, एंड 97% ऑफ द बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। तो इस तरह के ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा बेटा, स्टेबलाइजिंग ग्राफ। ठीक है, अब दूसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं बेटा, कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस रह गया, एंड यहाँ पे टूवर्ड्स 100 डिग्री सेल्सियस ये ग्राफ जा रहा है। ठीक है, मतलब अब इस सिचुएशन में जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नॉर्मल लोग नहीं रह पाएंगे। कैक्टस के पेड़, रैटल स्नेक, जो कम मेटाबॉलिक वाटर में अपने सारे काम एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे सरवाइव करेंगे। पेड़ भी उस तरह के हो जाएंगे सहारा डेजर्ट की तरह। तो ऐसे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे जब एक ग्राफ, तो उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्शनल ग्राफ। ठीक है, एंड थर्ड जो है, थर्ड में आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, एंड बीच वाला कोई ग्राफ ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक तरफ हो गया आइस एज आ चुकी है, एक तरफ आइस एज आ चुकी है, एक हो चुका है डिजर्टिफिकेशन। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर जो पेंगुइन वगैरह है जो 0 डिग्री सेल्सियस में रह सकते हैं वो जिंदा रहेंगे, या फिर जो कैक्टस वाले जो पेड़ है या फिर रैटल स्नेक है, ऐसे लोग जिंदा रहेंगे। अपने जैसे नॉर्मल लोग इस पॉपुलेशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है बेटा, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव ग्राफ या डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल आप बोल सकते हो बेटा इसको, है ना। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता है बेटा। पी प्लस क्यू ये एलेलिक फ्रीक्वेंसी होता है कैपिटल ए की, एंड क्यू जो होती है बेटा स्मॉल ए की एलेलिक फ्रीक्वेंसी होती है। पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी। क्यू स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, एंड 2pq क्या रिप्रेजेंट करता है, हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हार्डी बिनवर्ग का प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब p प्लस क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अब ये जो ग्राफ है डिस्टर्ब हो चुका है एंड इवोल्यूशन हो रहा है।
तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है? नंबर 1 इसमें से एमसीक्यू आएगा। 5 फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर, ठीक है? तो देखिए बेटा क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ जीन फ्लो, ठीक है? जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, ठीक है बेटा? तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो भी होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी-अभी आपने सुना होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति है अमेरिका में, वहाँ पे अमेरिकन पुलिस वाले ने उसको मार दिया था। तो ऐसे इमेजिन करते हैं कि बहुत सारे पुलिस वालों की बस्ती है एंड वहाँ पे 900 जो है पुलिस वाले रहते हैं एंड 100 नॉर्मल काले ब्लैक पीपल रहते हैं। तो इनकी जो जीन है वो है कैपिटल टी, इनका जो जीन फ्लो है वो है स्मॉल टी, ठीक है? तो ये टोटल पॉपुलेशन में क्या-क्या इंडिविजुअल या जीनोटाइप है? कैपिटल टी, स्मॉल टी से ये बना हुआ है। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये जॉर्ज फ्लॉयड जैसे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि 25 लोग पहले वहाँ से माइग्रेशन कर गए बेटा, ठीक है? बार-बार चले गए, तो अब उसके बाद 25 लोग चले गए, फिर से जीन माइग्रेट कर गए, फिर से 25 लोग काले लोग उनके परेशान होके जी चले गए एंड बचे-कुचे 25 भी चले गए। जब बार-बार जीन माइग्रेशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? जीन फ्लो बोलते हैं। जब बार-बार जीन माइग्रेशन हो तो उसको क्या बोले? जीन फ्लो। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में जीनोटाइप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी वहाँ से गायब हो गया, ये स्मॉल टी वहाँ से गायब हो गया। तो अब क्या बचा है? ओनली कैपिटल टी वहाँ पे रह गया बेटा, ये ही रह गए हैं, ये वाले गायब हो चुके हैं। ठीक है बेटा? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि चलिए मैं मानता हूँ कि पहले ये 900 प्लस 100 मिलके 1000 हो रहे थे, या फिर आप इसको 0.9 प्लस 0.1 बोल के 1 बोल रहे थे। ये क्या हो गया? ये हो गया पी, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, ये हो गया स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, तो वो टोटल 1 हो रहे थे, लेकिन अब इसमें से ये हट गए। तो मतलब पी प्लस क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, ये 0.9 हो जाएगा। मतलब इस आप ऐसे बोल सकते हो कि हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। तो जीन माइग्रेशन, जब बार बार जीन माइग्रेशन हो तो उसको क्या बोलता है बेटा? जीन फ्लो। दूसरा एग्जाम्पल है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि दो तरह के इंडिविजुअल्स थे, ए, यहाँ पे ए रहता था एंड यहाँ पे बी रहता था, ठीक है, इंडिविजुअल्स। अब क्या हो गया कि ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी, ये जो बी है ड्यू टू अर्थक्वेक या डिजीज की वजह से सारे के सारे मर गए। अब इनका बचा खुचा खाना या रिसोर्सेज कौन यूज करेगा? ए यूज करेगा, ठीक है बेटा? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट या इसको बॉटल नेक इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसको सिवाल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन यहाँ से खत्म हो गई, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा। जैसे मैं बोल रहा था, ए था वो 0.4 कंट्रीब्यूट कर रहा था बेटा, बी जो था वो 0.4 कंट्रीब्यूट कर रहा था, तब जाके फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी? एक हो रही थी। लेकिन अब 0.4 वाले मर चुके हैं, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, उसके बाद आता है बेटा म्यूटेशन। तो आपको पता है म्यूटेशन की वजह से भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे, जैसे मैं बोला कि दो तरह के बग्स थे, एक था ब्लू बग एंड एक था येलो बग, ठीक है बेटा? तो ये जो ब्लू बग था इसमें स्पेशल टाइप ऑफ म्यूटेशन हुआ। ये जैसे अपन ने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट देखे थे बेटा, लेडबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो अपन ने देखे कि कॉलोनी ए एंड कॉलोनी बी वाले थे ऑर्गेनिजम्स। तो ये ए वाले थे मर गए थे आफ्टर एडिशन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, लेकिन बी वाले सर्वाइव कर गए थे। तो म्यूटेशन की वजह से भी आप ऐसे बोल सकते हो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आया, मतलब ये सर्वाइव कर गए, ये मर गए, है ना? तो हार्डी बिनवर्ग का इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। अब आपको पता है बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आपको पता है कि जब प्रोफेज में पैचिटिन स्टेज आता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स का, एंड इसकी वजह से न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। न्यू कैरेक्टर्स का डेवलप होना मतलब हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। एंड नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल आपको पता है बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है। जब ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई एंड वाइट मॉथ कम होने लगे, ठीक है बेटा? तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है
नेचुरल सिलेक्शन जिसमें हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि पहले ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन थी 0.3 एंड व्हाइट की मॉथ की पॉपुलेशन 0.7 थी, फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो अब आपको पता है बेटा कि ये कम होने लगी है, बहुत ज़्यादा कम हो गई एंड ये बढ़ गई। तो कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो इन अ वे हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है बेटा जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है? इसमें इसके बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है यहाँ पे, वो है फाउंडर्स इफ़ेक्ट, ठीक है? फाउंडर्स इफ़ेक्ट तो दिखता है बेटा, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक पूरी पॉपुलेशन थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एमपी वाला एरिया है, मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ से कुछ कुछ लोग थे जो वहाँ से माइग्रेट होके एक नई जगह पे आ गए एंड इस वाली जगह पे उन्होंने पूरी की पूरी एक कॉलोनी सोसाइटी वगैरह बनाना चालू की। तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन में जो फाउंडिंग मेंबर्स की तरह काम करते हैं। अब इनकी जो पॉपुलेशन है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर वो कुछ 10-15 लोग जो स्टार्टिंग में थे, जो वहाँ से माइग्रेट नहीं किए होते और उन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स की तरह काम नहीं किया होता है, जिन्होंने इस पूरी सोसाइटी को बनाया, तो ये सोसाइटी कभी बनती नहीं थी। तो ये जो होते हैं ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन में कुछ जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या फाउंडर्स होते हैं, वो न्यू स्पीशीज़ को जनरेट करते हैं एंड पूरी की पूरी सोसाइटी को बसाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है? चलिए, इसके बाद ये जो चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस चीज़ें होती है, ये रेप्लिका लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट को ही दर्शा रहा है बेटा, ठीक है? तो आपको बताया था मैंने कि ए एंड बी थे, तो इसमें से बी के पास ऑलरेडी म्यूटेशन रेजिस्टेंस पावर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर की जीन्स थी, जिसकी वजह से वेरिएशन को वो झेल पाया। तो वही बात यहाँ पे है, तो रिकॉम्बिनेशन एंड गैमेटोजेनेसिस की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को झेल पाया था। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है बेटा, ठीक है? एंड थर्ड जो है यहाँ पे ये चीज़ जो बाजू वाला ग्राफ था बेटा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। मैंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स इन 3 वे। तो एक था बेटा कि नेचुरल सिलेक्शन हो मतलब मैक्सिमम टेक पीपल आर टेकिंग मीन वैल्यू। दूसरा था मैंने आपको बोला कि डायरेक्शन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे रहने लगे, या फिर मैंने आपको बताया था बोट द पेरीफेरी वैल्यू रहेगी, तो इसको मैंने क्या बोला था, डिसरप्टिव टाइप ऑफ कर्व, ठीक है? तो फिगर 7.8 जो बाजू वाला कर्व है आपको दिखाई देगा वो, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर कि कौन सी चीज़ें कब-कब बनी थी एंड कौन से ऑर्गेनिज़म्स कब पाए गए थे। तो आपको दिखाई दे रहा है बट 200 मिलियन ईयर अगो सेल्युलर लाइफ फॉर्म आया था। असेल्युलर लाइफ फॉर्म 3 बिलियन ईयर अगो, सेल्युलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है बेटा? नॉन सेल्युलर लाइफ फॉर्म एग्रीगेट वुड हैव इवॉल्व्ड, ठीक है बेटा? तो नॉन सेल्युलर 3 बिलियन ईयर अगो रहे होंगे, लेकिन जो सेल्युलर लाइफ फॉर्म है वो 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है? दिस सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि ये साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया ही जो सेल्स थे वो एनर्जी को ट्रैप करके वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करते थे बेटा, है ना? तो आपके सामने एक टेबल आ चुका है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन तो मतलब मुश्किल है आने के लिए, लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है? तो आपको पता है ये जो है, ये होते हैं एरा, पैलियोज़ोइक एरा, मेसोज़ोइक एरा, सिनोज़ोइक एरा। तो सबसे पुरानी है पैलियोज़ोइक, उसके बाद है मेसोज़ोइक एंड सबसे जो लेटेस्ट है बेटा सिनोज़ोइक है, ठीक है? इसमें पीरियड्स है बेटा सुलेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पेर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियन, टर्शियरी एंड क्वाटरनी। और इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि स्नैपडील से कैमरा परचेस किया और टाइगर, जैगुआर, कैट की 3-4 फ़ोटो ली, ठीक है? तो स्नैपडील, ठीक है? स्नैप से आएगा सुलेरियन, जो आपका डील है, डील की वजह से आएगा डिवोनियन, उसके बाद कैमेरा से आएगा कार्बोनिफेरस, परचेस के लिए आएगा बेटा पर्मियन, ठीक है? परचेस किया, उसके बाद जो आपका ट्रायसिक है उसके लिए आएगा टाइगर, जुरासिक के लिए जैगुआर, क्रूस्टेशियन के लिए क्रोटैशियस के लिए कैट एंड 3-4 फोटो ली के लिए टर्शियरी एंड क्वाटरनरी के लिए 3 और 4 फोटो ली। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं बेटा। हो सके तो इसको अपने बाजू में एनसीईआरटी में लिख भी लीजिए। स्नैपडील से कैमरा परचेस किया एंड टाइगर, जैगुआर, कैट की 3-4 फोटो ली। ठीक है बेटा?
चलिए तो नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं यहाँ पे कि लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर सोलर एनर्जी कैन बी कैप्चर्ड एंड हार्वेस्ट द पिगमेंटेशन। तो आपको ये पता है कि ये फिर से क्लोरोफिल वाले फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हुए बाय द 500 ईयर मिलियन ईयर को इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स कब हुए थे? 500 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद जॉलेस फिशेस कब आई थी? 350 मिलियन ईयर अगो। सीवीड्स कब आया था बेटा? 320 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू इन्वेड लैंड्स वर प्लांट, ठीक है। तो बिफोर एनिमल्स बाहर आए पानी के, उसके पहले पेड़ पौधे प्लांट्स आ गए, इन्वेडेड द लैंड। बिकॉज आपको पता है बेटा कि ये जो उनके खाने पीने की जो व्यवस्था थी एनिमल्स की, वो पहले होनी चाहिए थी, इसलिए फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू इन्वेड लैंड्स वर प्लांट। तो प्लांट पहले बाहर निकले, एनिमल्स के भी पहले, ठीक है बेटा। चलिए तो फिश विदाउट अ स्ट्रॉन्ग स्टाउट कैन गो बैक टू मूव टू लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो एक फिश थी बेटा स्टार्टिंग में, वो जो फिश थी उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टाउट था, एंड इसकी वजह से वो क्या करती थी, ये इसकी मदद से वो पानी से बाहर आती थी थोड़ी देर के लिए एंड वापस से चली जाती थी, ठीक है। तो ये इनिशियल जो फिश थी, इसी ने फ्यूचर में किसको जन्म दिया होगा? एम्फीबिया को जन्म दिया होगा, ठीक है बेटा। चलिए क्योंकि वो भी थोड़ी देर के लिए कैसे बाहर निकलते थे, मतलब, और एम्फीबिया आपको पता है बेटा लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा माना जाता था कि एक फिश थी जो कि 350 मिलियन ईयर अगो पाई गई थी, लेकिन अब 1938 में ठीक है, ये तो पुरानी बात होगी, ये 350 है, मतलब वो स्टाउट की बात कर रहा है। लेकिन कोलियोकैथ नाम की एक फिश थी बेटा, जो कि अपने को लगा था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका के पास ये पाई गई थी बेटा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोलियोकैथ का नाम अपन याद रखेंगे, ओके। तो उन्हीं में से क्या इवॉल्व हुआ है बेटा? एम्फीबिया इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों की एम्फीबिया इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, तो एम्फीबिया फिर काय में कन्वर्ट हुए बेटा? रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स फिर बाद में एव्स एंड मैमल्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो डिसेंडेंट्स जो है आज की डेट में अगर आप बोलेंगे तो डायनासोर के डिसेंडेंट्स अभी बाकी है, टॉर्टोइस, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। तो आपको पता है टर्टल पानी में रहता है, टॉर्टोइस जो है लैंड पे रहता है, एंड क्रोकोडाइल ये डायरेक्ट डिसेंडेंट आप बोल सकते हैं बेटा डायनासोर्स का। In the next 200 million years, so reptiles of नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे बोली गई है बेटा कि रेप्टाइल्स उस टाइम पे बड़े साइज के उन्होंने पूरे अर्थ को डोमिनेट किया था, तो इस वक्त ये डायनासोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोल डिपॉजिट हो गया एंड इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, लेकिन उस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्थायोसोरस जो था वो पानी में रहने वाला डायनासोर्स था, ठीक है बेटा। लैंड डायनासोर्स आप ऐसे बोलते हैं टाइनोसोरस रेक्स, इसको आप टी रेक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंटोसोरस जो थे, लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स, जो लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स थे वो भी प्रेजेंट थे उस टाइम पे, ठीक है बेटा। इसके अलावा इनके जो टीथ थे डैगर लाइक टीथ थे, मतलब इनके दांत जो थे छुरी की तरह दांत थे इनके, डैगर मतलब छुरी की तरह दांत होना बेटा, ठीक है। तो डैगर लाइक टीथ थे उस टाइम पे उनके, ठीक है। और ये कितने साल पहले थे? 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। अब इसके पीछे बहुत सारी थियरीज है, कोई बोलता है कि मीटेरॉइड शावर हुआ था, कि कुछ और हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था, उन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को खा लिए थे, या फिर कुछ एक जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो पूरा धूल से भर गया था, ठीक है, एंड इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे करके, ठीक है। तो ये बहुत सारी थियरीज है जो बोली गई थी बेटा। इस इसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड एलिफेंट, ठीक है। तो आपको एक बात बता दो बेटा, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ईओहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, इक्वस, ये जो पूरा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो था ईओहिप्पस जो था बेटा, ये कब पाया गया था? तो आपके सामने आ चुका है बेटा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ था हॉर्स, वो था 30 सेंटीमीटर्स का, एंड इनके पास 5 डिजिट्स थे या 5 फिंगर्स थे। उसका नाम था बेटा ईओहिप्पस, एंड ईओहिप्पस जो था वो इयोसीन इपोच में था। उसके बाद आता है बेटा मीजोहिप्पस, वो जो था बेटा
ये ओलिगोसिन इपोच में था, इसके पास 3 फिंगर्स थे एंड इसकी हाइट थी 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है बेटा मेरिचिप्पस, मेरिचिप्पस के पास भी 3 फिंगर्स थे एंड इसकी हाइट जो थी वो 100 सेंटीमीटर थी। प्लियोहिप्पस जो है बेटा, इसके पास 1 फिंगर थी, इसकी हाइट थी 120 सेंटीमीटर और ये जो प्लियोहिप्पस था दैट वाज इन प्लियोसिन इपोच, ठीक है। एंड जो मॉडर्न हॉर्स है जिसको अपन बोलते हैं इक्वस, इसके पास सिंगल फिंगर है, 150 सेंटीमीटर है एंड इसका जो इपोच है बेटा वो प्लीस्टोसिन इपोच है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है थोड़ी, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे बेटा कि इवोल्यूशन की क्या क्या हिस्ट्री है। चलिए, तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स बेटा, इसमें से एक एमसीक्यू पक्का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले पता है आपको ड्रायोपिथेकस आया था। ये जो ड्रायोपिथेकस था बेटा, ये मोर एप लाइक था, जबकि जो रामापिथेकस था वो मोर मैन लाइक था। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, ठीक है। ये जो ड्रायोपिथेकस था ये झुक के चलता था, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। एंड जो रामापिथेकस था थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मैन लाइक था बेटा। सम ऑफ द फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद होमिनिडी आपको पता है ये जीनस है बेटा, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न अफ्रीका में इसके ये पाए गए थे एंड 4 फीट के ये थे, ठीक है, अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो। इसके बाद आते हैं बेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 स्पीशीज होते हैं बेटा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 स्पीशीज है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोम्बस्टे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसी, ठीक है बेटा। तो 5 तरह की इसकी स्पीशीज होती है। इसमें आता है लूसी एंड टोंग चाइल्ड। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में से ही 2 तरह के स्पीशीज मिले थे। एक का नाम था बेटा लूसी एंड दूसरे का नाम था टोंग चाइल्ड या टोंग बेबी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस को बिलोंग करते हैं बेटा, लूसी एंड टोंग चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव्ड इन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस कहाँ रहते थे, ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे एंड दे यूज्ड टू हैव स्टोन वेपन्स, ठीक है। तो स्टोन वेपन्स थे लेकिन ये खाते फ्रूट थे। तो आपको पता है बेटा कि ये शौक के लिए शिकार करते थे उस टाइम पे एंड स्टोन वेपन्स को बनाना चालू कर दिया था एंड फ्रूट खाते थे। अब कैसे पता चला फ्रूट खाते थे करके, क्योंकि इनके जो मोलार थे, ये मोलार जो टूथ होता है, ये मोलार जो था हाईली इनेमल्ड मोलार था। अब किसी पर्सन में या किसी डेड बॉडी में हाईली इनेमल्ड कैनाइन मिले, कैनाइन हाईली इनेमल्ड मिल जाए तो अपन बोलेंगे कि यार ये कार्निवोरस रहा होगा। लेकिन हाईली इनेमल्ड मोलार मिला मतलब ये हर्बीवोरस रहा होगा। मतलब ये क्या खाते थे, ये खाते थे भैया फ्रूट्स, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पे बोला है कि ये क्या खाते थे, फ्रूट। सम ऑफ द बोन्स अमंग्स द बोन्स वर डिफरेंट। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, यहाँ पे सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिफरेंट बोलने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 5 स्पीशीज है बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिस क्रीचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक, ठीक है। तो ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, होमिनाइडी एंड वर कॉल्ड, ठीक है। तो होमो हैबिलियस जो थे, ऐसा बोला जाता है कि वो डायरेक्ट एंसेस्टर्स है आपके ह्यूमंस के, होमोसेपियंस के, क्योंकि ये दीज आर द क्रीचर्स विच वर फर्स्ट ह्यूमन लाइक, ठीक है। वही बात बोली गई है। अच्छा, ये जो एमसीक्यू है बेटा, ये क्लियर कट 2019 में आ चुका है मैच द पेयर के लिए कि होमो हैबिलियस की ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, 650 टू 800, ठीक है। तो होमो हैबिलियस के बारे में लिखेंगे कि फर्स्ट जो था, फर्स्ट स्पीशीज ऑफ होमो, होमो का फर्स्ट स्पीशीज कौन था बेटा, वो था होमो हैबिलियस, ठीक है। इसके बाद इसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, 650। इसके बाद इसको डिस्कवरी, फॉसिल्स की डिस्कवरी की गई थी बेटा जावा में 1891 में, ठीक है। एंड आपको पता है जावा इस वक्त इंडोनेशिया वाले एरिया में आता है, ठीक है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप जाने वाली है दैट इज होमो इरेक्टस, ओके। तो अब देखिए होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस जो है थोड़े से सीधे खड़े रह पा रहे थे एंड 1.5 मिलियन ईयर अगो पाए जाते थे बेटा। इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो 900 है एंड इसके बाद होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट। कैसे पता चला, क्योंकि इनके में हाईली इनेमल्ड कैनाइन पाया गया होगा एंड इससे इन्होंने जज किया कि कहीं ना कहीं ये ईट करते थे मीट को, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं होमो नियंडरथल। ये बड़े संस्कारी लोग थे क्योंकि दे आर द वन कि जिन्होंने ऑर्नामेंट्स चालू पहनना चालू किया।
इन्होंने ही बरीड द डेड की प्रथा चालू की थी बेटा। ये बड़े संस्कारी लोग थे। इन्होंने बोले कि कहीं न कहीं अगर डेड बॉडी के पास अपना इंसान जाके रह रहा है, तो बीमारी फैलने के चांसेस रह सकते हैं, वो भी उसी तरह मर जाते हैं, इसलिए इन्होंने फिर बरी द डेड को चालू करना। ये दे यूज्ड टू हाइड द प्रोटेक्ट, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं वो जानवर की खाल पहन के बॉडी को ढक लेते थे बेटा, ठीक है? और कहाँ इनकी ब्रेनियक की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 1400 सीसी है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि निएंडरथल की ब्रेन की कैपेसिटी क्या है? ठीक है बेटा? इसके बाद अरोज़ हुए थे क्रो-मैग्नॉन, लेकिन क्रो-मैग्नॉन का कोई भी ज़िक्र नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, तो अपन भी उसको स्किप कर लेंगे बेटा। होमो सेपियंस दे वर फॉर्म्ड इन अफ्रीका एंड कंट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रेसेस, ठीक है? तो ये कब अरोज़ हुए थे बेटा? 10,000 से 75,000 साल पहले हुए थे अरोज़। इन प्री हिस्टोरिक केव आर्ट 18,000 साल पुरानी प्री हिस्टोरिक केव आर्ट इसमें दिखाई देती है बेटा कि किस तरह से इन्होंने पेंटिंग किए थे वहाँ पे। वहाँ पे बहुत अलग-अलग जानवरों के भी चित्र पाए गए थे केव आर्ट्स में। ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर भी चालू किया था 10,000 साल पहले एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड कि ये तेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। इसी तरह देशों की बाउंड्रीज वगैरह तय की गई थी। द रेस्ट व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड डिक्लाइन सिविलाइजेशन, ठीक है? तो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।